तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्री-ला के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे पता चलता है कि हमारा वैंग हाओटियान जो है उसने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया और उसकी ब्लड लाइन का नाम विशियस फ्लेम है। और उसके मास्टर वू से कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें ब्लेज स्पीयर आर्ट का सेकंड हाफ सिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वैंग टियानहाउन से कहता है कि मास्टर मुझे एक बात तो बताएं कि मेरे पास यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर है। ब्लड लाइन की पावर्स को अवेकन करने के बाद मैं वहां पर उस लड़के शिमू से फाइट कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पर उसके सामने अपनी फाइट जो है वो जीत नहीं पाया। और उसकी एबिलिटीज आपने देखी होंगी, उसकी एबिलिटीज मुझसे भी ज्यादा बेहतर थी। तो क्या आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसके पास भी ब्लड लाइन की पावर है? क्या उसने ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट किया है? तो मास्टर वो उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं हो सकता है कि उस लड़के ने ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट किया हो। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है, कोई उनसे कहता है कि यही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या उस लड़के ने ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट किया है या नहीं। तो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से साइड के ऊपर होते हैं कि वहां पर अब कौन एंटर हो गया जिसको वो सेंस भी नहीं कर पाए। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे शिमू का दिखाया जाता है कि मास्टर लियू से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि लड़के तुमने तो मेरे लियू फैंग क्लब के लिए बहुत कुछ किया है, तुमने मेरे क्लब का नाम रोशन कर दिया। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि अब जबकि यहाँ पर हमें रेपुटेशन मिल गई है तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारे पास बहुत सारे डिसाइपल्स आएंगे, वो सभी लोग मुझसे सीखना चाहेंगे क्योंकि तुम यहाँ पर मुझसे सीखकर इतने स्ट्रॉन्ग बने हो। और उसके बाद उन सभी लोग उसमें बहुत सारी फीस लूंगा और जब तुम यहाँ पर काइजुआन अकेडमी को ज्वाइन कर लोगे तब यहाँ पर मेरी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और सभी लोग मेरे पास आकर एडमिशन लेंगे, मेरे पास और भी ज्यादा पैसे आ जाएंगे। फिर साथ ही वो से कहते हैं कि अब जबकि तुमने यहाँ पर लियू फैंग डोजो को यानी कि हमारे जो क्लब है इसकी रेपुटेशन को बढ़ाने में मदद की है तो मैं भी अपने वादे को पूरा करूंगा। तुम जानना चाहते थे ना कि यहाँ पर थ्रोइंग ब्लेड आर्ट जो है उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें थ्रोइंग ब्लेड आर्ट सिखाऊंगा। थ्रोइंग ब्लेड आर्ट एक बहुत ही कमाल की आर्ट है। वो अपनी तलवार के साथ सामने की तरफ एक पेड़ के ऊपर अटैक करते हैं और उसे कहते हैं कि अब बस देखते जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें क्लोजली दिखाने वाला हूँ, तुम्हें इसे देखकर ही सीखना होगा। वो सामने एक पेड़ के ऊपर अटैक करते हैं तो वो पेड़ जो होता है कट जाता है। मास्टर से कहता है कि थ्रोइंग ब्लेड आर्ट एक ऐसी आर्ट है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक का मौका मिलता है। तुम्हें अपने ब्लेड को इस नियत से अटैक करना होगा कि सामने वाले की गर्दन उड़ानी है या सामने वाले को मारना है, क्योंकि इस ब्लेड आर्ट को जब तुम यूज करोगे उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हारा ब्लेड यानी तुम्हारा वेपन नहीं रहेगा और फिर तुम यहाँ पर सिर्फ खाली हाथ रह जाओगे अपने हाथों से फाइट करने के लिए। इसी वजह से यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैंने आज तक इस ब्लेड आर्ट को सिर्फ और सिर्फ 3 बार यूज किया और तीनों बार जब मैंने अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक किया उसकी जान ले ली। और तुम्हें भी यहाँ पर यही करना है। अगर तुम यहाँ पर इस ब्लेड आर्ट को सीखना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर अपने ओपोनेंट को मारने के लिए ही अटैक करना होगा। इसी के साथ ही वो उसका ब्लेड देते हैं और कहते हैं लड़के क्या तुम रेडी हो? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमारे वैंग टियानहाउ का दिखाया जाता है कि वैंग टियानहाउ जो उसके अंकल जो होते हैं वो दोनों वहां पर अपने वेपन सामने की तरफ करते हैं और कहते हैं कौन है वहां पर। तो उनके सामने एक एल्डर अपीयर होता है तो वो एल्डर उनके सामने आता है। मास्टर वो से कहता है कि तुम यहाँ पर हिडन शैडोज टेक्निक को यूज कर रहे हो। आज तुम्हारे जैसे ग्रैंड मास्टर का यहाँ पर क्या काम है? तुम यहाँ पर हमारे पास क्या करने के लिए आए? अपने ओरिजिन्स के बारे में बताओ, तुम कौन और कहां से आए हो? और इसी के साथ ही वो मास्टर अपने पास एक टोकन निकालकर उसकी तरफ फेंकता और कहता है कि डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम हान वू है और मैं काइजुआन मार्शल अकेडमी से यहाँ पर आया हूँ। तो मास्टर वू जो होते हैं वो उसके टोकन को चेक करते हैं और कहते हैं ये तो काइजुआन अकेडमी का ही एम्बलम है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम वाकई में काइजुआन मार्शल अकेडमी से हो? तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम खुद भी एक हाउटियान वॉरियर हो, यानी कि तुम खुद भी यहाँ पर एक किंग लेवल के वॉरियर हो। तो अगर तुम यहाँ पर एक किंग लेवल के वॉरियर हो तो तुम यहाँ पर मेरी ब्लड लाइन को पहचान सकते हो। और उसके सामने अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर इसको पहचान रहे हो? तो मास्टर वो जो होते हैं उसकी ब्लड लाइन की पावर को पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो फरी ब्लड लाइन है जो कि नेचर एसेंस ब्लड लाइन को यूज कर रही है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास भी यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर है? इसका मतलब यह है कि आप वहां पर यानी कि काइजुआन मार्शल अकेडमी के स्पेशल ब्लड लाइन अकेडमी हाल से आए हैं, क्योंकि वहां पर अकेडमी के अंदर भी एक अलग से हाल है। तो वो से कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना है, मैं वहीं पर से आया हूं। इसी के साथ ही मास्टर से यहाँ पर कुछ बताते हैं। मास्टर से कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस कंट्री में टोटल 3 बड़ी मार्शल अकेडमीज हैं। उन तीनों बड़ी मार्शल अकेडमीज के अंदर इस तरह के ब्लड लाइन को रिसर्च करने वाले कुछ स्पेशल हाल्स बनाए गए हैं, जैसे कि काइजुआन मार्शल अकेडमी के अंदर भी ब्लड लाइन के रिलेटेड एक हाल बनाया गया था, ब्लड लाइन अवेकनिंग हाल, जहां पर से मैं आया हूं। हम लोगों ने यहाँ पर आपस में डिस्कस किया और हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी ऐसे लड़के कितने भी ऐसे यंग मास्टर्स यंग मिसेज होंगे जो कि ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट कर चुके हैं उन सभी को रिक्रूट करेंगे ताकि हम लोग यहाँ पर उनके साथ उनके ऊपर रिसर्च करके उनकी पावर्स को और ज्यादा एनहेंस कर सके और उनको और ज्यादा पावरफुल बना सके। इस वक्त बाकी के सभी मार्शल स्कूल के जितने भी हॉल ऑफ एल्डर्स हैं वो सारे के सारे ब्लड लाइन से रिलेटेड वो सभी लोग यहाँ पर ब्लड लाइन वाले डिसाइपल्स को ढूंढ रहे हैं ताकि अपनी अकेडमीज में उनको एडमिशन मिल सके। तुम्हारी आइडेंटिटी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर इस बात को कंफर्म करता हूँ कि तुम्हारे पास ब्लड लाइन्स की पावर अवेकन हो चुकी है, तो तुम्हें यहाँ पर काइजुआन मार्शल अकेडमी में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यहाँ पर उस टेस्ट को भी देने की जरूरत नहीं है जो कि यहाँ पर टेस्ट होने वाला है काइजुआन मार्शल अकेडमी में जाने के लिए। तो वो से कहते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमारे जो पूरे कंट्री के अंदर 3 लार्जेस्ट सेक्टर्स के जितने ब्लड लाइन अवेकनिंग वाले जो उनके हाल हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इस वक्त डिसाइपल्स को रिक्रूट कर रहे हैं, ऐसे डिसाइपल्स को जिन लोगों ने ब्लड लाइन की पावर
पावर्स को अवेकन किया है। तो वो से कहते हैं कि क्या आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि वैंग टियानहाओ काइजुआन मार्शल एकेडमी को ज्वाइन करने की बजाय आपकी जो ब्लड लाइन अवेकनिंग हाल है उसको ज्वाइन करें। तो मास्टर से कहता है कि लड़के मुझे एक बात बताओ कि रॉयल फैमिली के पास जो ब्लड लाइन की पावर्स है वो ब्लड लाइन की पावर्स अवेकनिंग कहां से आई है? बताओ कि वो सारी की सारी ब्लड लाइन की पावर्स उन्हें किसने दी और कहां से आई और इन्हें नोबल ब्लड लाइन की फैमिली किसने कहा था? क्या तुम यहाँ पर इस बात को भूल रहे हो? आज से तकरीबन 200-300 साल पहले ये सब कुछ किसने किया था? क्या तुम इस बारे में भूल रहे हो? तो मास्टर वू से कहता है कि नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं भूल रहा। मैं इस बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कि उनके पास जो ब्लड लाइन की पावर है, जो नोबल ब्लड लाइन है, वो कहां से आई है। तो इसी के साथ ही मास्टर उसके सामने अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर तुम्हारे इस लड़के के अंदर ब्लड लाइन की पावर्स निकल आती है और मैं यहाँ पर इसकी प्योरिटी को देख लेता हूँ कि इसकी प्योरिटी किस लेवल तक है, तो इस लड़के को यहाँ पर कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इसकी ग्रोथ लिमिटलेस होने वाली और मैं इसे अपने साथ काइजुआन मार्शल एकेडमी के ब्लड लाइन अवेकनिंग हाल में लेकर जाऊंगा। तो हमारा वैंग टियानहाओ उसे कहता है कि मेरा तुमसे एक सवाल है। तो मास्टर से कहते हैं हाँ पूछो। तो वो कहता है कि मुझे एक सवाल का जवाब दो। मुझे ये बताओ कि तीनों बड़ी अकेडमीज में ब्लड लाइन अकेडमी हाल है और तीनों में से मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर मार्शल अकेडमी को ज्वाइन करता हूँ या फिर तुम्हारे मार्शल हाल को ज्वाइन करता हूँ तो दोनों में से कहां पर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी? तो मास्टर से कहते हैं कि लड़के अगर तुम यहाँ पर मार्शल अकेडमी को ज्वाइन करते हो तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हमारे ब्लड लाइन अवेकनिंग हाल को ज्वाइन करते हो तो फिर हम लोग यहाँ पर रिसर्च करके तुम्हारी जो ब्लड लाइन की पावर होगी उसको और ज्यादा अवेकन करेंगे और उसकी फुल पोटेंशियल को रिलीज करेंगे, जिसका मतलब यह है कि तुम्हारी जो ग्रोथ है वो डबल होने वाली है। तो यहाँ पर खुद ही सोचकर देख लो कि तुम यहाँ पर क्या कुछ हासिल करने वाले हो। मार्शल अकेडमी में रिसोर्सेज की कमी बहुत ज्यादा है, जहां पर तुम्हें प्रॉपर्ली रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर तुम्हें एक ऐसा टाइगर बना देंगे जिसके पास पंख हो, जो आसमान में उड़ भी सकता हो। तो जरा सोचकर देखो, अगर तुम यहाँ पर हमें ज्वाइन करते हो तो तुम्हें पछतावा नहीं होगा। तो वैंग टियानहाओ उसकी बात सुनने के बाद कहता तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा। तो मास्टर उसके सामने अपना एक प्याला करते हैं और उसे कहता है तो इसके अंदर अपना एक ब्लड का ड्रॉप डालो, मैं चेक करूंगा तुम्हारी मार्शल प्रोग्रेस कितनी है, तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर की प्योरिटी क्या है। तो वैंग टियानहाओ आगे बढ़ता है, उंगली के ऊपर कट लगाता है, वहां पर एक ब्लड का ड्रॉप डालता है। तो उसके अंदर जब ब्लड का ड्रॉप डालता है तो उसके अंदर से फायर निकलती है। तो मास्टर कहता है कि ये तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि तुम्हारे पास विशियस फ्लेम की ब्लड लाइन की पावर है और तुमने इस पावर को अवेकन भी किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर से तुम्हारी ब्लड लाइन की जो प्योरिटी है वो भी मीडियम लेवल की है और साथ ही उसे कहते हैं कि अब जबकि तुमने यहाँ पर पावर्स को अवेकन कर लिया है तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर मेरे साथ चल सकते हो, मैंने तुम्हें टेस्ट कर लिया, अब यहाँ पर से तुम मेरे साथ अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जा सकते हो। मास्टर वो भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और वैंग टियानहाओ से कहते हैं कि लड़के जी तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम मीडियम प्योरिटी के साथ हो, इसका मतलब यह है कि हमारे एंसेस्टर्स को भी तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र होगा। और इसी के साथ ही मास्टर उनसे कहते हैं कि अब जबकि तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर है उसकी प्योरिटी मीडियम लेवल पर है, मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि वो दूसरा लड़का जिसने तुम्हें कंपटीशन में हराया था उसकी ब्लड लाइन की पावर्स की प्योरिटी कितनी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि वो तुमसे विनर था। ये बात सुनने के बाद मास्टर वू से कहते हैं क्या यहाँ पर आपके अलावा कोई और भी आया है फैंग सिटी में जो कि यहाँ पर दूसरे लड़के को चेक करने वाला है? तो वो से कहते हैं कि हाँ मेरे साथ एक पार्टनर भी यहाँ पर आया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं आया। वो जल्दी से भागता हुआ उस तरफ चला गया और कहता है कि मैं जाकर उस लड़के शीमू को चेक करना चाहता हूँ ताकि उसे देख सकूं कि उसके पास कौन सी ब्लड लाइन की पावर है। मास्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि उस लड़के की ब्लड लाइन की पावर जो है बहुत ज्यादा हाई ग्रेड की होने वाली है, क्योंकि हमने उसके कंपटीशन को देखा था, हमने उसकी फाइट को देखा था, उस लड़के की रॉ पावर इतनी ज्यादा है तो उसकी ब्लड लाइन की पावर कितनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे बेचारे शीमू को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। इस एपिसोड में तो हम लोग ये नहीं देख पाए, लेकिन अगली में जरूर दिखाऊंगा आपको। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? शैंग्री-ला की एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो मास्टर जो होते हैं उन लोगों को बताते हैं कि जहां पर ब्लड लाइंस को खोजने की हमारी जो जांच है वो जल्दी स्टार्ट हो चुकी है। एक मास्टर इस वक्त शीमू को चेक करने के लिए भी गए हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और देखना चाहते थे उसके पास कौन सी ब्लड लाइन की पावर है। इसी के साथ ही एपिसोड की शुरुआत में लियू फेंग गैंग को दिखाते हैं कि एक डिसाइपल जो होता है भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि मास्टर मैंग एक बंदा अपने आप को क्रायर कह रहा है, यानी कि वो कहता है कि वो अकेडमी की तरफ से यहाँ पर आया है और वो आपसे मिलना चाहता है, यंग मास्टर शीमू से मिलना चाहता है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ली जो होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं, फिर साथ ही वो हमारे शीमू की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही भागते हुए बाहर जाते हैं और उसे लेकर अंदर आ जाते हैं। और अंदर आने के बाद मास्टर जो होते हैं उनको बताते हैं कि मैं यहाँ पर इस मकसद के लिए आया हूँ। तो मास्टर ली कहते हैं इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ब्लड लाइन वाले वॉरियर्स को ढूंढने का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे और ज्यादा बकवास बातें नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आऊंगा। मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस बच्चे शीमू के अंदर ब्लड लाइन की पावर्स अवेकन है या नहीं। मैं देखना चाहता हूँ अगर इसके अंदर ब्लड
लाइन की पावर हुई तो ये मेरे साथ जाएगा, जहां पर जाने के बाद हम लोग इसकी ब्लड लाइन को और ज्यादा पॉलिश करेंगे और उसके बाद इसकी ब्लड लाइन की पावर पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। मास्टर लियो से कहता है कि सर मैं इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि ये इसकी भलाई के लिए है, तो फिर ठीक है आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। और वो शिमू से कहता है कि शिमू जिस तरह से मास्टर यहाँ पर तुमसे कहता है कि बिल्कुल वैसा ही करना, तुम्हारा शिमू कहता है जी मास्टर। इसी के साथ ही वो मास्टर जो कि यहाँ पर उसको टेस्ट करने के लिए आए होते हैं उनसे कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर अपने खून का एक कतरा डालो, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर अवेकन है तभी पता चल जाएगा, और अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड लाइन की पावर है तभी पता चल जाएगा कि वो कौन सी ब्लड लाइन की पावर है। तुम्हारा शिमू जो होता है वहां पर बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ अपने गूंठे के ऊपर बाइट करता है और ब्लड का एक ड्रॉप जो होता है वहां पर डाल देता है उस प्याले के अंदर। तो उस प्याले के अंदर जैसे उसका ब्लड ड्रॉप जाता है इसी के साथ ही वहां पर वो शेप लेना स्टार्ट करता है और शेप लेते लेते वो एक छोटा सा बंदर बन जाता है। तो जैसे वहां पर उस प्याले के अंदर एक मंकी की शेप बनती है, हमारा शिमू काफी ज्यादा खुश होता है कि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड लाइन की पावर्स हैं। लेकिन जैसे वो मास्टर लियो और एल्डर की तरफ देखता है उन दोनों के चेहरे वहां पर लटके हुए होते हैं और वो दोनों ही काफी ज्यादा अपसेट होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर इस लड़के के पास तो बेकार स्टोन मंकी ब्लड लाइन है। तो इस बात से हमारा शिमू काफी हैरान होता है और मास्टर जो होते हैं उसी वक्त पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं लड़के मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा आना बिल्कुल बेकार रहा, मुझे यहाँ पर आकर कोई फायदा ही नहीं हुआ। और फिर साथ ही दरवाजे के पास पहुंचने के बाद उसे कहते हैं कि लड़के मैंने सुना है कि तुम इस बार के काइजुआन मार्शल एकेडमी के टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर यही मशवरा देना चाहूंगा, तुम्हारे पास जो बेकार ब्लड लाइन की पावर है इस बेकार स्टोन मंकी ब्लड लाइन के साथ तुम कभी भी काइजुआन मार्शल एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसी वजह से सोचना मत कि तुम इस कंपटीशन को पास कर सकते हो। और इसी के साथ ही वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा जो शिमू होता है वो मास्टर ली से पूछता है मास्टर ली इस बात का क्या मतलब है कि मेरे पास बेकार स्टोनी मंकी ब्लड लाइन की पावर है, क्या मेरी ब्लड लाइन की पावर अवेकन नहीं हुई या फिर मेरी ब्लड लाइन की पावर जो है ये अवेकन होने के बाद किसी काम की नहीं है। तो मास्टर ली भी पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के मैं यहाँ पर एक सच्चाई तुम्हें बताने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा कड़वी लगेगी। लड़के तुमने यहाँ पर बहुत कुछ अचीव किया, तुमने यहाँ पर कितना कुछ अचीव किया है, तुमने हमें कंपटीशन जितवा दिया वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी रॉ पावर के साथ, लेकिन बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो कि इस तरह की ब्लड लाइन के साथ पैदा होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर स्टोन मंकी की ब्लड लाइन पावर होती है। कुछ ब्लड लाइंस ऐसी होती हैं जो ब्लड लाइंस इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाती हैं, जो कि उनकी सेंसेस को शार्प करती हैं। ब्लड लाइन की पावर्स के साथ हमें बहुत सारी खास एबिलिटीज मिलती हैं जिससे हमारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। अक्सर जो यहाँ पर किंग लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और उनके ऊपर एम्परर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं सभी के पास यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर्स होती हैं, लेकिन कुछ मार्शल आर्टिस्ट जिनके पास इस तरह की ब्लड लाइन होती है जैसे कि स्टोन मंकी की ब्लड लाइन, ये ब्लड लाइन की पावर आज तक जिसके पास भी देखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ बेकार इंसान ही रहा है, वो मार्शल डिसाइपल से आगे नहीं बढ़ पाया। चाहे तुम यहाँ पर कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो तुम कभी भी यहाँ पर किंग लेवल तक भी नहीं पहुंच पाओगे, तुम सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल डिसाइपल तक ही पहुंच सकते हो और इससे आगे नहीं बढ़ सकते। जितनी ज्यादा तुम हार्ड वर्क करोगे उस हार्ड वर्क की वजह से ये जो कल्टीवेशन वाली जो ब्लड लाइन की पावर है जैसे जैसे अवेकन होती जाएगी तुम्हें कमजोर करती जाएगी और तुम और ज्यादा कमजोर होते जाओगे और तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, यानी कि तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। इसी वजह से इसे यूजलेस स्टोन मंकी ब्लड लाइन कहा जाता है। तो मास्टर लियो से यहाँ पर उसकी कड़वी सच्चाई के बारे में बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर बेकार से ब्लड लाइन की पावर और इसी के साथ ही उसे कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और आज के बाद से तुम्हें यहाँ पर इस क्लब में आने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करो और तुम्हारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने हो, क्योंकि तुम यहाँ पर एक यूजलेस ब्लड लाइन के साथ हो जो कि तुम्हें कभी भी आगे नहीं पहुंचा सकते हो। तुमने यहाँ पर सपना देखा था कि तुम यहाँ पर एक एम्परर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर किंग लेवल के मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बन पाओगे। और वो उसे कहते हैं कि बेटा प्लीज यहाँ पर इस बात को दिल पर मत लेना, लेकिन तुम हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल डिसाइपल ही बनकर रह जाओगे। और वो वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद मां शिमू कहता है कि मास्टर ली प्लीज मेरे साथ ऐसा तो मत करे कि आप मुझे यहाँ पर आने से भी रोक रहे हैं। और मां शिमू जो होता है वहीं पर नीचे गिर जाता है और काफी ज्यादा सुरदा हो जाता है, काफी ज्यादा दुखी में होता है और कहता है कि यहाँ पर जो मेरे साथ क्या हो गया, मेरे लिए रास्ते खुले थे, मैंने कंपटीशन को जीता और मैं सोच रहा था कि मैं आगे बढ़कर एक मार्शल एम्परर बन सकता हूँ, लेकिन अफसोस कि ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो गया। और ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैल जाती है और जाओजू जो होती है अपनी मदर से कहती है कि मदर हम अपने ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन उसकी मॉम उसे कहते हैं कि बेटा ये जो फैसला है जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया है, तुम्हारे दादाजी ने ये फैसला किया है, जबकि सभी को ये बात पता चल चुकी है कि शिमू की बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन है वो एक बेकार स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर है। इसका मतलब यह है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ग्रैंड पेरेंट्स ने ये फैसला किया है कि वो खास पिल जो है वो कीलिंग पिल उसको नहीं दे सकते, क्योंकि उस पिल की मदद से वो किसी और को आगे बढ़वा सकते हैं और हमारी फैमिली का वो नाम रोशन भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल बेकार है। बावजूद से कहती है लेकिन बड़े भाई ने यहाँ पर कितनी ज्यादा मेहनत किया, उसने यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत की और हम यहाँ पर हमें कंपटीशन जितवाया और उसने यहाँ पर सभी के सामने अपना नाम किया
किया, उसने हमारे सेक्टर हमारी फैमिली को नाम रोशन किया। तो उसकी मॉम उसे कहते हैं कि उसने जितना करना था वो कर लिया, लेकिन अब वो यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि जिन फैमिली की वो जो खास पील है वो यहाँ पर जिनटियान को ही देनी पड़ेगी ताकि वो काइजुआन मार्शल अकेडमी को ज्वाइन कर सके। साथ ही वो अपने पास से कुछ पैसे निकालती हैं और कहती हैं मास्टर चैंग मैं चाहती हूँ कि ये पैसे आप जाकर उसको दे दे ताकि वो जाकर इसका अपना खर्चा पूरा कर सके, और इसके साथ अगर वो चाहे तो वो अपने मछुआरों के गांव में वापस जा सकता है, क्योंकि अब जबकि सभी को पता है कि उसके पास बेकार मार्शल आर्ट्स की पावर है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि फिफ्थ अंकल जहां पर कोई और जहां पर उसे मारने की कोशिश करेगा, वो कम से कम यहाँ पर सेफ रहेगा। मैं यहाँ पर अपने पति को उसके जो वादा किया था कि मैं उसके बेटे को यहाँ पर काइजुआन मार्शल अकेडमी में एडमिशन दिलवाकर एक मार्शल आर्टिस्ट बनवाऊंगी, मैं कम से कम उसके सामने इस बात को सेटिस्फाई करवा सकती हूँ कि उसके बेटे को मैंने यहाँ पर पूरी तैयारी करवाई थी, लेकिन अफसोस कि उसकी बॉडी के अंदर जो टैलेंट्स हैं वो इस लायक नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। साथ ही आंटी जैन वहां पर सोच रही होती है पता नहीं शिमू इस वक्त किस हाल में होगा, वो इस वक्त अपने बारे में क्या सोच रहा होगा। और यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है वो जिनटियान का दिखाया जाता है कि जिनटियान जिसे उसे अपने रूम के अंदर बंद कर दिया गया होता है, सजा दी गई होती है। वो अपने रूम के अंदर बैठा लोगों की बातें सोच रहा होता है कि सभी लोग वहां पर क्या क्या बातें कर रहे थे कि ये एक बेकार बच्चा है, जिन फैमिली का एक बच्चा होकर जी जहां पर अपने ब्रदर के ऊपर अटैक कैसे कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ अकेडमी में एडमिशन के लिए एक पिल के लिए जहां पर ये सब कुछ कैसे कर सकता है। तो जब वहां पर ये सारी की सारी उन लोगों की बातें सुनकर डिस्पेयर में होता है, इसी के साथ उसके डैड वहां पर अंदर आते हैं, उनके हाथ में वही पिल वाली बोतल होती है, उस बोतल को उसके सामने फेंकते हैं और कहते हैं जिन फैमिली की आखिरी की पिल ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब यहाँ पर शिमू के लिए यहाँ पर रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे लिए रास्ता खुल चुका है, तुम इस पिल को जिस तरह चाहे वैसे यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने बाप का नाम रोशन करो। जबकि दूसरी तरफ बटलर चैंग जो होते हैं वो शिमू के रेजिडेंस के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर मिस ज्यू जो होती है वो उन्हें ग्रीट करती है और वो उसे पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि ये पैसे उसके लिए हैं। हमारी मिस चाहती है कि वो इस पैसों को रखे और इसके साथ अपना गुजर बसर करे, और इसी के साथ ही मास्टर चैंग भी वहां पर चले जाते हैं। जबकि ज्यू जो होती है उन पैसों को लेकर वापस अंदर आती है और इसी के साथ ही बारिश होना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि ब्रदर शी इस वक्त पता नहीं कहां पर होगा और वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, क्योंकि वो घर में नहीं है और बाहर चला गया है। तो यहीं पर हमारे शिमू को दिखाते हैं कि वो बाहर जंगल में जाकर बैठा होता है, वहां पर काफी ज्यादा उदास होता है और बारिश को महसूस कर रहा होता है। आसमान की तरफ अपना हाथ उठाता और कहता है बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुंचने वाला था, मैंने वो सपना देखा था जो दूसरे नहीं देख सकते, मैंने कंपटीशन को जीता और मैं यहाँ पर मार्शल एम्परर बनने के बारे में सोच रहा था। मैं अपनी मॉम के सामने ये कह रहा था कि मेरी मॉम देख अगर तुम यहाँ पर होती तुम ये सब कुछ देखती, लेकिन अब मैं अपनी मॉम को क्या दिखाऊं कि मैं एक बेकार ब्लड लाइन के साथ पैदा हुआ और मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारा शिमू बेचारा तो काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि मास्टर ली ने उसे अकेडमी में आने से मना कर दिया और साथ ही मास्टर ने उसे यहाँ पर काइजुआन अकेडमी के एडमिशन के लिए भी मना कर दिया है कि उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भी मत आना। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 22 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू अपने इस डिस्पेयर से निकल पाएगा, क्या वो अपने आप को दोबारा स्ट्रॉन्ग बना पाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्री-ला के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है काफी ज्यादा उदास होकर बाहर माउंटेन के ऊपर बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास जहाँ पर एक यूजलेस ब्लड लाइन की पावर है तो चाहे मैं कितनी मेहनत क्यों ना कर लूँ मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं यहाँ तक कि किंग लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बन पाऊंगा। और इसी के साथ एक छोटा सा चूहा उसके पास आता है और उस चूहे को देखता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए, किसी ने मुझे यहाँ पर अपने पास आने से मना कर दिया और किसी ने यहाँ पर यह कहा कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन तुम आज भी यहाँ पर मेरे पास हो। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जब ये ट्रेनिंग कर रहा था तब माउंटेन के ऊपर ट्रेनिंग के दौरान ये चूहा उसके साथ साथ था। यहाँ पर जहाँ पर भी वो ट्रेनिंग के लिए जाता चूहा उसके पीछे पीछे आता था और उसी के साथ ही उसे अपने हाथ के ऊपर बिठाता है। जैसे ही उसे अपने हाथ के ऊपर उठाता है तो उसी के साथ वो चूहा बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके ऊपर अटैक होता है। तुम्हारा शिमू जो होता है वो भी उस अटैक के साथ हिट होता है और वो जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ता है, लेकिन साथ ही वो पीछे गिर जाता है। तो सामने की तरफ देखता है तो वहां पर एक एल्डर खड़ा होता है और एल्डर ने उस चूहे को अपने हाथ में पकड़ लिया होता है। तुम्हारा शिमू से कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर मेरे दोस्त के साथ क्या करने वाले हैं, ये गोल्डन माउस जो है ये मेरा दोस्त है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज इसको नुकसान मत पहुंचाएं। लेकिन वो एल्डर जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसी के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है, फिर से हमारा शिमू के ऊपर अटैक करता है। हमारा शिमू जो होता है उसकी पावर्स को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो विंड पावर होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। एल्डर उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह के गोल्डन माउस को अपना दोस्त बना सकते हो, ये बहुत ज्यादा रेयर है और तुम यहाँ पर इसको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहते हो, तुम्हारे जैसे बच्चे के पास इस तरह का एक चूहा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास जो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पर तुम इस चूहे को अपना अभी भी दोस्त मानते हो तो फिर तुम्हें मरना होगा क्योंकि मैं इस चूहे को लेकर जाने वाला हूँ। इसके साथ ही वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हैं जिसके अंदर से और भी ज्यादा पावरफुल प्रेशर निकलता है और साथ ही बहुत ही पावरफुल आइस की पावर निकल रही होती है और उस आइस पावर के साथ वो शिमू के ऊपर अटैक करता है। शिमू उनके अटैक्स को अवॉइड करने की कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन अभी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं हुई कि वो एक किंग लेवल के वॉरियर का मुकाबला कर सके। तो वो मास्टर जो होते हैं वहां पर उसके ऊपर जबरदस्त अटैक्स कर रहे
होते हैं और इसी के साथ ही एक अटैक उसकी बॉडी के साथ हिट होता है जिससे शिमू की पूरी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो जाती है। और इस बात से शिमू जो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अब यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा होता। और इसी के साथ ही मास्टर अपनी तलवार लेकर उसकी चेस्ट के करीब पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के गुड बाय, क्योंकि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। लेकिन जैसे वो अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंचते हैं इसी के साथ उनके ऊपर अटैक होता है जिससे वो एल्डर जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। तो यहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक लड़की वहां पर आती है और उसे कहती है देखो तो जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारे जैसा एक बहुत ही पावरफुल मास्टर कि काफी ज्यादा फेमस भी है जिसे विंटर स्वॉर्ड कहा जाता है। विंटर स्वॉर्ड यहाँ पर एक चूहे के लिए एक छोटे लड़के को मारने की कोशिश कर रहा है। एल्डर जिसका नाम विंटर स्वॉर्ड होता है तो विंटर स्वॉर्ड ऊपर की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेडी टियानजिन तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आई हो। तो टियानजिन उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुमने क्या किया है, तुमने जो क्राइम किया है तुम्हें उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी और मैं इतनी आसानी के साथ में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर की बात करती होती है और उसे कहती है कि मेरी जूनियर सिस्टर लैंजू ने पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या देखा था लेकिन वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो मुझे तुम्हारी सारी बातें बताती थी कि तुमने उसके साथ वादा किया था कि तुम दोनों इकट्ठे जियोगे इकट्ठे मरोगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरी जूनियर सिस्टर लैंजून मार गई लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो। तुम एक बहुत ही कमीने और घटिया इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उससे तुमने उसके साथ जो वादा पूरा किया है, जो वादा किया था मैं उस वादे को पूरा नहीं करूंगी। तो विंटर स्वॉर्ड उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर के मरने का इल्जाम मेरे पर नहीं लगा सकती, उसकी मौत का मेरे से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जबकि वो उसे कहती है कि अच्छा तो ये बात है, तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या तुमने उसके साथ वादा किया था, क्या तुमने उसे कहा था कि दोनों इकट्ठे जियोगे इकट्ठे मरोगे। तो विंटर स्वॉर्ड उसे कहता है कि हाँ मैंने उससे वादा किया था। तो इसी के साथ ही टियानजिन उसे कहती है तो बस ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें उसी के पास भेजने के लिए आई हूँ क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो और मेरी सिस्टर मर चुकी है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकती, तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा ताकि तुम उसके पास जा सको। और साथ ही वो अपनी तलवार भी निकाल लेती है और उसे कहती है अब यहाँ पर तैयार हो जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और दूसरी तरफ से स्वॉर्ड विंटर जो होता है वो भी कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास जो तलवार है वो मिस्टिक आइस डैगर है। मिस्टिक आइस डैगर जो है वो तुम्हारी फैमिली का एक बहुत ही खास हेयरलूम है, यानी कि एक स्पेशल ट्रेजर है। अगर तुम्हारी फैमिली को इस बारे में पता चला कि तुम इस ट्रेजर को चोरी करके यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो तो वो तुम्हें सजा देंगे, हो सकता है कि तुम्हें क्रिपल कर दे, तुम्हारी कल्टीवेशन को छीन ले। तो वो कहती है कि वो तो बाद की बात है कि वो मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाली हूँ और इसी वेपन के साथ यहाँ पर आज तुम्हें मारूंगी। इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया। तो विंटर स्वॉर्ड जो होता है वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अकेली मुझे मार पाओगे। और दूसरी तरफ से टियानजिन जो होती है वो अपनी पावर्स के साथ उसको वहां पर ब्लॉक करती है। दोनों का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दोनों किंग लेवल के वॉरियर्स होते हैं, दोनों की पावर लेवल्स काफी ज्यादा होती हैं। और इसके साथ ही विंटर स्वॉर्ड जो होता है उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है और पीछे की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी जल्दी हार मान लूंगा। और साथ ही वो कंडेंस स्नो फार्म बीस्ट को यूज करता है, यानी कि अपने पास से आइस के बने हुए कुछ बीस्ट निकाल लेता है और बीस्ट बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि जाकर वो प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर सके। तो टियानजिन इसी के साथ ही अपने हाथ उठाती है और साथ ही अपने पास से अपनी पावर्स के साथ मैजिकल बीस्ट को समन करती है और उसके पास से वहां पर से काफी सारी चिड़िया निकल आती है। वो चिड़िया जो होती है उड़ती हुई जाकर उसके बीस्ट के ऊपर अटैक करती हैं। तो वहां पर दो बड़े बड़े आइस के बीस्ट होते हैं, लेकिन चिड़िया जो होती है वो काफी छोटी होती है लेकिन उनके ऊपर जाकर अटैक कर रही होती है। और हमारा शिमू जो होता है वो वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि इन दोनों के अटैक्स की वजह से इतनी ज्यादा पावरफुल वेव्स निकल रही है कि मेरी जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो गई है और मेरी बर्फ पिघल जाएगी तो उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन ये लड़की जो यहाँ पर अभी अभी आई है इसके स्पेल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने अपने मैजिक के साथ काफी सारे परिंदों को यहाँ पर समन किया है जो कि अपने अंदर से फायर पावर को रिलीज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से विंटर स्वॉर्ड जो होता है वो फिर से अपने पास एक बीस्ट को रिलीज करता है और उस बीस्ट को रिलीज करके उसके ऊपर बैठकर वहां पर से भागना शुरू कर देता है। तुम्हारा शिमू कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो कमीने यहाँ पर से भागकर जा रहा है, अभी उसने मेरे चूहे को मुझे दिया नहीं, मुझे जाकर उसे पकड़ना होगा। और शिमू के ऊपर से आइस जो होती है वो पिघलने के करीब पहुंच चुकी होती है और इसी के साथ ही वो वहीं पर अपनी माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट को यूज करता है जिसकी वजह से सारी की सारी आइस टूट जाती है और वो ऊपर की तरफ जंप करता है, जंप करके जाकर सीधा जाकर उसके बीस्ट को एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो उसके बीस्ट को पंच मारता है तो विंटर स्वॉर्ड भी ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो उसके नीचे गिरने के बाद विंटर स्वॉर्ड होता है कहता है कमीने लड़के तुम फिर से यहाँ पर बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो। और इसी के साथ ही वो हमारे शिमू के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो शिमू के ऊपर अटैक करता है तो टियानजिन जो होती है अपनी पावर्स के साथ उसके बीस्ट के ऊपर अटैक करती है, उसके परिंदे जो होते हैं जाकर बीस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसी के साथ ही टियानजिन अपने परिंदों को वहां पर बड़ी तेजी के साथ विंटर स्वॉर्ड की तरफ फेंकती है तो वो बड़ी तेजी के साथ जाकर विंटर स्वॉर्ड के साथ टकराने लगते हैं। जैसे वो उसके करीब पहुंच जाए इसी के साथ ही विंटर स्वॉर्ड वहां पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक माउंटेन डैशिंग सिल्वर स्टॉर्म को यूज करता है जिसके साथ ही ग्राउंड के अंदर से बहुत सारे स्नेक्स निकल आते हैं। इतने सारे आइस के बने हुए स्नेक्स निकलते हैं कि एक एक परिंदे को अपने मुंह के अंदर दबाकर मार डालते हैं। जबकि दूसरी तरफ से टियानजिन जो होती है वहां पर अपने सभी परिंदों को इकट्ठा करती है और उनके साथ एक बड़ा सा पंछी बना लेती है। एक बड़ा पंछी जो कि फायर को इमिट कर रहा था और बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। उसके पंखों के अंदर से फायर
निकल रही होती है जो कि स्लैशेस की तरह काम करती है, और वहां पर जितने भी स्नेक निकले होते हैं वो सारे के सारी गर्दनें कट जाती हैं और सभी स्नेक्स मर जाते हैं। और हमारा शिमू इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मास्टर विंटर स्वर्ड जो होते हैं अपना एक बहुत ही पावरफुल मूव यूज करते हैं, जिसके साथ वो बहुत सारी पावरफुल आइस एनर्जी को रिलीज करके अटैक करते हैं। जब वो अटैक करते हैं तो वहीं पर उस गोल्डन माउस को दिखाता है। गोल्डन माउस वहां पर उस अटैक के बीचों बीच होता है, क्योंकि उस गोल्डन माउस को भी वो फेंक देते हैं। तो हमारा शिमू जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हैं, वहां पर अटैक के बीचों बीच आ जाता है ताकि जाकर अपने गोल्डन माउस को बचा सके। वो जाकर उस गोल्डन माउस को अपनी बॉडी के साथ कवर कर लेता है, जबकि अटैक जो होता है वो डायरेक्टली उसकी बॉडी के साथ हिट होता है। जब अटैक उसकी बॉडी के साथ हिट होता है तो टियानजिन इसी के साथ ही अपनी पावर्स के हिसाब से कवर देती है और उसे वहां पर पीछे से ब्लॉक करके ग्राउंड के ऊपर आराम से लिटा देती है। और उसके बाद वो मास्टर विंटर स्वर्ड के ऊपर अटैक करके उसको मार डालती है। तो उसके मरने के बाद अब वो शिमू की तरफ आगे बढ़ती है और उसके पास जो गोल्डन माउस होता है पहले उस गोल्डन माउस को उठाती है और उसकी आंखों की तरफ देखती है कि उसकी आंखें चमक रही होती हैं, और वो कहती है देखो तो जरा, इसने पहले जहां पर अपनी स्पिरिट आई को अवेकन कर लिया है। इसी वजह से तो वो कमीना आइस विंटर स्वर्ड जो है वो इसको पकड़ने के लिए आया था, जहां तक कि वो एक लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि विंटर स्वर्ड के मरने के बाद वो लड़की जो होती है टियानजिन वो आके पड़ती है और उस माउस को पकड़कर उसकी आंखें चेक करती है और कहती है कि इसने तो अपनी स्पिरिट आई को वेकन कर लिया है। फिर साथ ही वो हमारे शिमू की तरफ देखती है कि शिमू उठकर खड़ा हो रहा होता है। तो वो कहते हैं देखो तो जरा, एक किंग लेवल के मास्टर के अटैक के बाद भी जहाँ पर एक डिसाइपल लेवल का लड़का जो है वो उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा टफ है। तुम्हारा शिमू उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है मेरा दोस्त, क्या मेरा दोस्त ठीक है? तो वो इस बात से काफी होती है और उस चूहे को उठाकर कहती है क्या तुम इसको अपना दोस्त कह रहे हो? तुम्हारा शिमू से कहता है कि हाँ यही मेरा दोस्त है। जबकि वो लड़की उसे कहती है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि तुम्हें इस गोल्डन सिल्क माउस के बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कि ये क्या चीज है? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये एक स्पिरिट मॉन्स्टर है? बहुत ही खास किस्म का माउस है जो कि यहाँ पर से तुम्हारे लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां ढूंढ सकता है, बहुत सारे खास इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या तुम यहाँ पर इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे हालांकि तुम्हें पता भी नहीं है कि ये क्या है? तुम्हारा शिमू बिल्कुल खामोश होता है। फिर साथ ही उसे कहते हैं और तुम्हें यह भी नहीं पता कि इसने अपनी स्पिरिट आई को अवेकन कर लिया है। अब ये मत कहना कि तुम्हें वाकई में जहां पर ये नहीं पता कि इसने अपनी स्पिरिट आई को अवेकन कर लिया और जहां पर ये इवॉल्व होने वाला है। तुम्हारा शिमू फिर से वहां पर खामोश होता है, कहता है कि तुम जहां पर कौन सी बातें की जा रही हो, मुझे तो बस इतना पता है कि ये गोल्डन कलर का चूहा है। तो टियानजिन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अभी तक तुम किसी जंगल में रहते रहे हो। मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो कि अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं, लेकिन उन्हें जहां पर ऐसी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर साथ ही वहां पर मुस्कुरा रही होती है। जब वो मुस्कुरा रही होती है तो हमारा शिमू जो होता है उसी की तरफ देख रहा होता है, वो घूर घूर कर उसको देख रहा होता है और इस बात से वो काफी गुस्सा होती है और उसे कहती है कि मेरे दोस्त, क्या तुम्हें पता है कि अगर जहां पर तुम मुझसे 2-3 साल बड़े होते तो जहां पर अगर तुम इस तरह मुझे घूर कर देख रहे होते मेरी बॉडी को, तो मैंने अभी तक तुम्हारी आंखें निकाल दी होती। तुम्हारा शिमू इसी के साथ घबरा जाता है और उसे कहता है कि प्लीज माफ करना लेकिन तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि अच्छा छोड़ो इस बात को, लेकिन तुम वाकई में बहुत ज्यादा रेकलेस कहूं या फिर इडियट कहूं कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, लेकिन इस चूहे को मैं अपने पास रखने वाली हूं क्योंकि तुम्हारे पास रहकर इस चूहे की मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर नहीं निकल पाएगी। मैं इसे इवॉल्व करने में मदद करूंगी। और साथ ही वो अपने पास से एक बॉटल निकालती है और उसे कहती है कि लो, इसके अंदर एक की पिल है जो स्पिरिचुअल वाटर है, तुम इसको यूज कर सकते हो जिससे तुम की को सेंस कर पाओगे। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। तुम्हारा शिमू जैसे इस बॉटल को हाथ में पकड़ता है वो हैरान होकर उसे कहता है क्या इसके अंदर स्पिरिट एलिक्सर है? तो वो कहती है हाँ इसके अंदर स्पिरिट एलिक्सर है। तो शिमू हैरान होकर कहता है क्या वाकई में इसके अंदर स्पिरिट एलिक्सर है? ऐसा स्पिरिट एलिक्सर जिसके लिए लोग यहाँ पर एक दूसरे की जान लेने को तैयार हैं। हमारे यहाँ पर तो स्पिरिट एलिक्सर के लिए यहाँ पर मेरी फैमिली के अपने लोग मुझे मारने को तैयार थे, जिसकी वजह से अब मुझे स्पिरिट एलिक्सर नहीं मिलने वाला। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ इसके अंदर वही है, ये बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, तुम्हारे जैसे मार्शल डिसाइपल के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन हमारी जैसी बड़ी फैमिलीज के लिए ये कोई खास चीज नहीं है। इसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो। इसके बाद तुम यहाँ पर की को सेंस करना शुरू कर दोगे। तुम्हारा शिमू उसको अपने हाथ में पकड़कर उदास हो जाता है और कहता है कि मैं इसका क्या ही करूंगा, मेरे पास एक बहुत ही बेकार सी ब्लड लाइन की पावर है, मेरे पास यूजलेस ब्लड मंकी स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर इवॉल्व नहीं कर सकता। तो मेरे लिए स्पिरिट एलिक्सर बिल्कुल बेकार है। तो बस इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक कचरा हूं जो कि यहाँ पर अपने सपनों को दुबा चुका है और आगे नहीं बढ़ सकता। जब किसी के साथ ही वो उसे कहते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर यूजलेस ब्लड लाइन की पावर है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ब्लड लाइन की पावर यूजलेस होती है? दुनिया में ऐसी कोई ब्लड लाइन की पावर नहीं है जो कि यूजलेस हो। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड लाइन है तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही कमाल की चीज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ब्लड लाइन होती ही नहीं, लेकिन तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर है। और वैसे मैं तुम्हें एक और बात बता
बता दूं कि जब यहाँ पर कोई मार्शल कंपटीशन होता है तो उसमें तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन को नहीं देखा जाता बल्कि तुम्हारी ब्रूट स्ट्रेंथ को भी देखा जाता है। यहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए दो तरीके होते हैं, या तुम्हारे पास ब्लड लाइन की एबिलिटीज हो या फिर तुम्हारे पास यहाँ पर ब्रूट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तुम अपनी स्ट्रेंथ से इस दुनिया को अपने घुटनों पर झुका सकते हो। तो क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन के बेकार होने की वजह से तुम यहाँ पर हार मान दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकते कि तुम्हारे पास यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर नहीं है? मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम यहाँ पर ब्लड लाइन बेकार ब्लड लाइन की वजह से तुम हार मान रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को एक मार्शल आर्टिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा शीमोस की बातें सुनने के बाद वहां पर हल्का सा मुस्कुराता और उसे कहता है कि जो भी तुमने कहा बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस बार में तो भूल ही गया था कि मैंने अपनी मॉम से क्या वादा किया था। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। मेरी मॉम ने मरते के वक्त मुझसे वादा लिया था और मैं यहाँ पर इस बार में भूल कैसे गया? एक बेकार सी ब्लड लाइन मेरी बॉडी के अंदर आ गई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं यहाँ पर हार मान लूंगा। मुझे अभी यहाँ पर बहुत ही लंबा सफर तय करना है, मुझे अभी बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है और तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर दोबारा उम्मीद मिली है। और इसी के साथ ही टियानजिन उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, अब इस स्पिरिट एलिक्सर को अपने लिए रखो, इसको इस्तेमाल करो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसे ही वो जाने लगती है हमारा शीमू चिल्लाकर उसे कहता है कि लेडी अपना नाम तो बताकर जाओ। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊंगी और तुम अचानक मुझसे नाम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा शीमू से कहता है कि मैं तुम्हारा नाम इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे गाँव आकर तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांग सकूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो चिल्लाकर उसे कहती है क्या कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? कहीं मैंने यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं सुना? बच्चे तुमने यहाँ पर क्या कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हारा शीमू से कहता है कि हाँ मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से आकर तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तो टियानजिन उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर पागल हो गए हो, लगता है कि उस विंटर स्वॉर्ड की अटैक की वजह से तुम्हारा दिमाग घूम गया है। क्या तुम्हें मेरी एज के बारे में पता है कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ? क्या तुम्हें मेरी बैकग्राउंड के बारे में पता है कि मेरी बैकग्राउंड क्या है? तुम्हारा शीमू से कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम पहले से शादीशुदा हो या फिर ये मत कहना कि तुम पहले से यहाँ पर 40 साल की हो चुकी हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर शादी नहीं कर सकती। तो वो कहती है नहीं ऐसा भी नहीं है, मेरी उम्र तो अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल है। फिर साथ ही वो शर्मा कर पीछे की तरफ घूम जाती है और कहती है कि ये क्या मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दे रही हूँ? जबकि मेरा शीमू से कहता है कि अगर ऐसी बात है अगर तुम सिर्फ 20 साल में हो तो इसका मतलब यह है कि हमारी एज में इतना भी डिफरेंस नहीं है। मैं 14 साल का और तुम 20 की, सिर्फ 6 साल का डिफरेंस है। जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तब मैं तुमसे शादी करने के लिए जरूर आऊंगा। मेरी मॉम ने एक बार मुझसे कहा था कि मुझे कभी कोई ऐसी लड़की मिलती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी हो, जो मेरी बहुत ज्यादा केयर करे, तो मुझे उसी वक्त उसके सामने अपनी फीलिंग्स रख देनी चाहिए कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब मुझे तुमसे प्यार हो गया तो फिर मैं तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो इस बात से और भी ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पर शादी कर सकते हो, कि मैं तुम्हें पसंद हूँ तो तुम यहाँ पर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे? इस बार में भूल ही जाओ क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल डिसाइपल हो। अगर तुम यहाँ पर किंग लेवल पर भी पहुंच जाते हो तब भी तुम यहाँ पर मुझसे शादी नहीं कर पाओगे। लेकिन साथ ही उसे कहती है पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं तुम्हें ये सारी की सारी बातें बता रही हूँ। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मैं सिंपली यहाँ पर तुम्हें एक बात बता दूं कि मुझे यहाँ पर मर्दों के किसी बात के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। मेरी सिस्टर जो थी वो इस एक मर्द की वजह से मारी गई क्योंकि उसने उसके साथ वादा किया था वो इकट्ठे जिएंगे मरेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ पर जिंदा था और मेरी बहन मर गई। इसी के साथ ही हमारा शीमू के सामने अपना हाथ उठाता और कसम खाता और कहता है कि मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए आऊंगा, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा और तुम्हें अपनी सारी जिंदगी अपने साथ रखूंगा और तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो मेरे ऊपर आसमान से बिजली गिरे और मैं मर जाऊं। हमारा शीमू जैसी वहां पर उसके सामने कसम खाता है तो मिस टियानजिन वहां पर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती है और कहती है कि कहीं यहाँ पर कोई मजाक तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर पहली बार किसी मर्द ने मुझे प्रपोज किया है तो मुझे लगता है कि मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया। अच्छा ठीक है अब तुमने मुझे प्रपोज कर ही दिया है तो फिर ठीक है। और इसी के साथ ही वहां पर उसे कहती है अगर तुम यहाँ पर अगले 30 साल में यानी कि 30 साल की उम्र तक तुम यहाँ पर किंग लेवल सोल्जर बन जाते हो, किंग लेवल तक पहुंच जाते हो, तो फिर यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए वुलोंग माउंटेन्स में आ जाना जहां पर तुम्हें टियानजिन सेक्टर मिलेगा। उस सेक्टर में आने के बाद तुम वहां पर मुझे ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं अपना नाम तुम्हें उसी वक्त बताऊंगी जब तुम वहां पर आओगे और तुम मेरे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करोगे। अगर तुम वाकई में वहां पर आ जाते हो और उस लेवल तक पहुंच जाते हो जो मैंने तुम्हें कहा है तभी तुम यहाँ पर आकर मेरे पेरेंट्स से मेरी शादी के बारे में बात कर सकते हो। और साथ ही वहां पर से गायब हो जाती है। तुम्हारा शीमू जो होता है वो कहता है क्या यहाँ पर लोग इतने पावरफुल भी होते हैं कि वो इस तरह हवा में गायब भी हो सकते हैं? फिर साथ ही वो कहता है कि लेडी ऑफ टियानजिन मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए जरूर आऊंगा। तो वाकई में बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो गया, क्या इसे वाकई में इस लड़की से प्यार हो गया और अब जाके उसने कसम उठा लिया तो इसका मतलब यह है कि ये आपकी दूसरी भाभी बनने वाली है। तो आप तो सभी लोग अब यहाँ पर अपनी भाभी को ज्यादा घूर घूर कर मत देखना, अगली बार जब आएंगी तो इन्हें रिस्पेक्ट देना। ओके, थैंक यू।
तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा शिमू जब घर वापस आता है तो मिस यू से वो पेपर देती है, वो पेपर जो कि मास्टर चैन उसे देकर गए थे। उस पेपर को देखने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता है कि अब यहाँ पर फैमिली के लोगों ने उसे छोड़ दिया है। इसी के साथ ही उस बॉटल को पकड़ता है जो बॉटल जहाँ पर टियानजिन उसे देकर गई थी। तो वो उस बॉटल को अपने हाथ में पकड़ता है, उसे खोलता है, उस बोतल को खोलकर वो उसके अंदर जो कुछ भी है उसको खाने लगा है। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ जिन टियान जो होता है वो भी अपनी वाली बॉटल को खोलता है और उसके अंदर से पिल को निकालकर दोनों एक साथ खाते हैं। दोनों जब पिल्स को एक साथ खाते हैं तो दिखाते हैं कि हमारे जो शिमू जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ जिन टियान जो होता है बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर से एक कौन सी भी एनर्जी नहीं निकल पाती और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। और उसके आसपास टैंक फैमिली के जिन फैमिली के लोग खड़े होते हैं वो सभी लोग फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। लगता है कि लाओ का बेटा यहाँ पर बिल्कुल ही यूजलेस है, उसे यहाँ पर बहुत ही खास पिल दी गई, इतनी खास पिल जिसके साथ हमारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का सौदा हो सकता है, लेकिन इस बेकार बच्चे को वो पिल देकर उसने पिल को जाया कर दिया। ये तो यहाँ पर जिन फैमिली के नाम पर एक धब्बा है, जबकि उसके फादर भी उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा हो, काश तुम पैदा ही नहीं हुआ होते। और उसी के साथ ही फादर उसे ये कहकर चले जाते हैं। जब वो सभी लोग यहाँ पर उसे कचरा कचरा कहकर चले जाते हैं तो जिन टियान वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है और इसी के साथ उसकी बॉडी से उसका ऑरा रिलीज होता है। हालांकि उसने यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को अवेकन नहीं किया, लेकिन इसी के साथ उसके अंदर गुस्सा आता है और गुस्से के साथ उसकी बॉडी के अंदर जो पावर्स आती हैं, आपको पता है कि गुस्सा हमेशा इंसान से वो सब कुछ करवा सकता है जो इंसान जो है बिना गुस्से के नहीं कर सकता। तो जिन टियान वहां पर गुस्से के साथ ऑरा को रिलीज करता है और कहता है कि सब कुछ शिमू कमीने की वजह से हुआ है, काश वो यहाँ पर नहीं आता, काश वो यहाँ पर पैदा ही नहीं हुआ होता, तब यहाँ पर सब कुछ मुझे मिलता जो मेरा था। और दूसरी तरफ हमारे शिमू को दिखाता है कि हमारा शिमू जब उस पिल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से ऑरा निकल रहा होता है और उसे महसूस होता है, उसकी बॉडी के अंदर टिंगलिंग फीलिंग आती है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कर लिया। और इसी के साथ उसे आसपास की एनर्जी जो होती है वो महसूस होना शुरू होती है और साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब शिमू वहां पर बेहोश हो जाता है, बेहोश होने के बाद से एक बहुत ही खूबसूरत सीन दिखाई देता है जहां पर एक पेड़ के ऊपर कुछ बंदर लटके हुए होते हैं और इसी के साथ एक बड़ा सा बंदर वहां पर उसे दिखाई देता है जो कि भागता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ता है। फिर साथ उसे वहां पर एक व्हाइट बंदर दिखाई देता है। एक व्हाइट कलर का बंदर जो होता है बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए पेड़ की डाल के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पर से सीधा पेड़ की टहनी के ऊपर चला जाता है जो कि उसकी सबसे ऊपर वाली ऊंची टहनी होती है, वो उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। बाकी के सभी बंदर वहां पर नीचे होते हैं लेकिन ये अकेला वहां पर ऊपर जाकर बैठ जाता है, बड़े चांद को देख रहा होता है। बड़े चांद को देखते हुए वहीं पर आसपास बहुत सारे तारे होते हैं, वो उन सभी तारों को वहां पर टच करने की कोशिश करता है। जब वो उन सितारों को वहां पर टच करने लगता है तो वो सभी सितारे जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ घूमते हुए उसकी बॉडी के अंदर आकर समा जाते हैं, यानी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे वो तारे उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं इसी के साथ ही हमारे शिमू की आंख खुल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो बेचारा अपने ही घर के एक पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी के ऊपर बैठा होता है और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि मैं यहाँ पर इस पेड़ की टहनी के ऊपर कैसे आकर चढ़ गया और साथ ही वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। जब वो ऊपर से नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो मिस यू उसके पास आती है और उसे कहती है कि ब्रदर शिमू तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ऊपर कैसे चला गया? तो वो उसे कहती है मुझे क्या पता, तुम यहाँ पर थोड़ी देर पहले बेहोश हो गए थे और उसके बाद अचानक से तुम पेड़ की टहनी के ऊपर से नीचे गिर रहे हो। शिमू से कहता है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि जब से मैंने उसकी पिल को एब्जॉर्ब किया है उसके बाद से मैं यहाँ पर अजीब सी ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। मुझे बार बार एक सपना आता है जहाँ पर मुझे एक मंकी दिखाई देता है जो कि भागता हुआ एक पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है और बाद में मुझे पता चलता है कि मैं खुद ही उस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। तो मिस जियो से कहती है कि मुझे लगता है कि ये काफी दिन से हो रहा है, तो लगता है कि ये किसकी परसेप्शन की वजह से हो रहा है, जो पिल तुमने खाए थे उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो शिमू से कहता है कि मेरी आई साइड भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसी के साथ ही वो उसे कह दिया कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो वो सामने की तरफ देखता है और उसे कहता है क्या तुम्हें वहां पर वो दूर एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है? उस पेड़ के पास वहां पर नीचे एक छोटी सी चींटी है जो मुझे दिखाई दे रही है और उस चींटी के साथ एक मकड़ी है जो मुझे दिखाई दे रही है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इन पौधों के पत्तों के अंदर उनके वेन्स के अंदर एनर्जी बहती हुई महसूस हो रही है, मैं यहाँ पर ये सब कुछ देख सकता हूँ, मेरी परसेप्शन बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, यानी कि मैं यहाँ पर हर एक चीज को क्लियरली देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बार बार जो सपना आता है वो मंकी वाला, मुझे लगता है कि मेरी यूजलेस ब्लड लाइन के रिलेटेड हो सकता है। तो ये बात सुनने के बाद मिस यू से कहती है क्या वाकई में तुमने यहाँ पर अपनी यूजलेस मंकी की ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वो दोनों शर्माना शुरू कर देते हैं और पीछे घूम जाते हैं। तो मिस यू से कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर इस बार में भूल ही गई थी, तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए आई थी कि तुम्हारे दो सीनियर ब्रदर्स जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त तुम्हारे रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं। तो ये बात सुनने के बाद शिमू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है क्या मेरे सीनियर ब्रदर्स यहाँ पर आए हैं? क्या वो सामान ले आए? और जल्दी से भागता हुआ अंदर जाता है, कहता है कि सीनियर ब्रदर फ्रैंक क्या तुम ले आए हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को कैसे टाल सकता था, तुम्हारी रिक्वेस्ट के मुताबिक जो तुमने कहा था मैं वो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, देखो तो जरा मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। और वो उसके सामने वहां पर बैग को रखता है। तो शिमू जल्दी से उस बैग को ओपन करता है और उस बैग के अंदर देखता है तो उस बैग के अंदर एक बो पड़ी होती है और उसके साथ वहां पर एक तलवार होती है। तो ये देखने के बाद मिस यू से कहती है क्या ये वाकई में वही है जो मैं सोच रही हूँ?
अनलिमिटेड जोंग्स वर्क्स, क्या मास्टर जोंग ने स्पेशली इन दोनों चीजों को बनाया है? तो हमारा शिमू कहता है कि हाँ, मैंने जहां पर मास्टर जोंग की स्पेशली बनाई हुई इन चीजों को रिक्वेस्ट किया था, ब्रदर फेंग से कहा था कि मेरे लिए लेकर आए। तो फेंग उसे कहता है कि ब्रदर शिमू, ये दोनों वेपन स्पेशली मास्टर ली ने तुम्हारे लिए बनाए हैं, क्योंकि वो लोग जहां पर इन वेपन्स को स्पेशली बनाते हैं और उसको खरीदने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि तुम जहां पर फियर्स फिस्ट बनकर हमारी मदद करते रहे और तुम्हारी वजह से हमारी टेरिटरी में वापस मिली थी, और ऊपर से तुमने जहां पर वैंग टियान हाउ को बहुत ही बुरी तरह से कंपटीशन में हराया था, जिसकी वजह से शुई गैंग के लोग अब जहां पर हमसे पंगा नहीं लेते और हम लोग जहां पर अब बड़ी आसानी से बिजनेस कर पा रहे हैं। तुम्हारा शिमू अपनी तलवार को हाथ में पकड़ता है, उसे घुमाता है, फिर साथ ही वो अपने पास अपनी पर्पल स्टील बो को उठाता है और उसको उठाकर वहां पर चेक करता है और कहता है कि दोनों वेपन्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, अब यहां पर मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूं आगे बढ़ने के लिए। तो ब्रदर फेंग उसे कहता है कि अब तुम यहां पर से आगे कहां पर जाने वाले हो, कि तुम्हारा मकसद तो यहां पर बिल्कुल साफ था कि तुम्हें काइजुआन मार्शल एकेडमी को ज्वाइन करना था, लेकिन अब जबकि उन एम्बेसडर्स के यहां पर आने के बाद सभी लोगों को यह बात पता चल गया कि तुम्हारी बॉडी के अंदर यूजलेस मंकी ब्लड लाइन है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम्हें काइजान एकेडमी में वहां पर एग्जामिनेशन में भी जाने दिया जाएगा। तो आगे का प्लान क्या है? तुम्हारा शिमू से कहता है कि मुझे यहां पर इस बारे में सोचकर अब बिल्कुल परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी यहां पर से बॉर्डर की तरफ जाने वाला हूं। बॉर्डर के ऊपर एक एकेडमी है जिसे मिलिट्री एकेडमी कहते हैं, मैं मिलिट्री एकेडमी को जाकर ज्वाइन करूंगा। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम वहां पर बॉर्डर के ऊपर जाकर मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करोगे, क्या वो तुम्हें ज्वाइन करने देंगे? तुम्हारा शिमू उनसे कहता है कि मेरे लिए यहां पर रास्ते बंद नहीं हुए, अगर मेरे पास बेकार ब्लड लाइन की पावर है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकता। किसी ने मुझे यहां पर समझाया है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन की पावर्स के साथ ही हम लोग एक वॉरियर नहीं बन सकते, बल्कि हम लोग बिना ब्लड लाइन की पावर के भी वॉरियर बन सकते हैं। और इसी के साथ हमारा शिमू जो होता है अपना सामान पैक कर वहां पर दरवाजे से बाहर निकलता है और उसके दोस्त भी उसे बाय बोलते हैं। उनके वहां पर चले जाने के बाद हमारी जियू से कहती है कि आज वाकई में सच है कि तुम यहां पर से जा रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं यहां पर से जा रहा हूं। तुम्हारा शिमू से कहता है कि मास्टर चैंग यहां पर तुम्हें जो पेपर देकर गए थे, उस पेपर की बैक साइड के ऊपर उन्होंने एकेडमी का एड्रेस लिखा हुआ था कि मुझे वहां पर मिलिट्री एकेडमी के लिए उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ, मैं वहां पर जाकर एडमिशन ले सकता हूं, मैं यहां पर उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरूंगा। तो वो उसे कहती है अगर तुम यहां पर से जाने वाले हो तो फिर मेरा क्या होगा, तो मैं यहां पर क्या करूं और इस घर का क्या होगा, ये घर तो तुम्हारे नाम पर है। तुम्हारा शिमू से कहता है कि ये घर जो है मैं बेच कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे फादर का ये आखिरी निशानी थी, मेरे फादर ने यहाँ पर मेरे लिए जो घर छोड़ा था, मैं इस पूरे के पूरे कोर्टयार्ड और यहाँ पर उनकी जितनी प्रॉपर्टी है सारी बेच कर चला जाऊंगा। और रही बात यहाँ पर तुम्हारे लिए यहाँ पर मैंने बंदोबस्त किया हुआ है कि तुम मेरी आंटी जैन के साथ जाकर रहोगी, क्योंकि तुम जिन फैमिली के अंदर रहोगी तो वहां पर अगर वो फैमिली के लोग तुम्हें वापस लेने के लिए आएंगे भी तभी वो जिन फैमिली से पंगा नहीं लेंगे और तुम वहां पर बिल्कुल सेफ रह सकती हो। और इस बात से हमारी जियू जो होती है वो काफी ज्यादा उदास होती है। इसके साथ ही वहां पर हिम्मत करते हुए से कहती है ब्रदर शिमो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अगर तुम यहाँ पर से जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर जाने के बाद तुम्हारे घर के बहुत सारे काम होंगे, छोटे मोटे काम जिसमें कपड़े धोने और तुम्हारा खाना पकाना, वो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, मैं वहां पर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे डैड ने मरने से पहले क्या कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जाऊं। शिमू जो होता है उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है। अब यहाँ पर उसे आगे से क्या जवाब देगा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। क्या हमारा शिमू यहाँ पर से अपने साथ लेकर जाएगा, क्या बॉर्डर में मिलिट्री एकेडमी में से अपने साथ रखेगा या नहीं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? शैंग्रीला की एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू कहता है कि वो बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जाने वाला है, जबकि मिस जोंगजियो से कहती है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्योंकि वहां पर डेली लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं जो मैं तुम्हारे कर सकती हूँ। तुम्हारा शिमू उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड के साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, उन्होंने इसी वजह से तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, तो मैं जहाँ पर तुम्हें खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। मैं मिलिट्री एकेडमी में जा रहा हूँ जो कि बॉर्डर के ऊपर है, वहां पर मुझे डेली फाइट करना पड़ सकती है, जिसकी वजह से वहां पर खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम्हें यहां पर रहना होगा, अगर तुम यहां पर जिंदा रहोगी तभी तुम यहां पर अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर पाओगी। मैं यहां पर बिना किसी परेशानी के वहां पर एकेडमी में ज्वाइन करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता हूं। अगर मुझे वहां पर तुम्हारी टेंशन रहेगी तो फिर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बना पाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद मिस जियू से कहती है अच्छा ऐसी बात है, अगर मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट हूं तो फिर ठीक है, मैं आंटी जैन के पास चली जाऊंगी। और इसी के साथ ही बाहर से उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, तो जिनटियान वहां पर पहुंच आता है और आकर अपनी गन के साथ उनके पर अटैक करता है। तो शिमू जो होता है वो जियू को पकड़ते हुए जल्दी से नीचे की तरफ जंप करता है और उसके घर के ऊपर जाकर वो बॉम्ब गिरता है, जिसकी वजह से वहां पर धमाका होता है। और उस धमाके के बाद हमारा शिमू और जियू जो होते हैं वो दोनों उठकर खड़े होते हैं और सामने की तरफ देखते हैं। तो जिनटियान जो होता है वो अपनी फैमिली का एक स्पेशल बॉम्ब वाला जो वेपन होता है वो उठाकर लाया होता है, उसके पास 2 वेपन्स होते हैं। और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि शिमू आज मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, अगर तुम नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं होता। और तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के
लिए आगे बढ़ता है। उसके हाथ में शैडो ब्लेड होता है जो कि उनकी फैमिली का स्पेशल वेपन है, वो भी वो चोरी करके लाया होता है। और वो उसी के साथ जब हमारे शिमू के ऊपर अटैक करता है तो शिमू एक हाथ के साथ उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। मैं अभी तक जहां पर अपनी छोटी बहन शीजू की वजह से तुम्हें माफ कर रहा था क्योंकि तुम जहां पर उसके कजिन ब्रदर हो। अगर जहां पर तुम उसके कजिन ब्रदर नहीं होते तो मैंने कब का तुम्हें मार दिया होता। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सब्र की भी इंतहा है और तुम जहां पर बार बार मेरे रास्ते में आकर मेरे सामने आ रहे हो और जहां पर पहले भी तुम मेरे पर अटैक कर चुके हो फाइटिंग के दौरान, अब दोबारा जहां पर तुम मेरे पर अटैक करने के लिए आए हो। तब के यंग मास्टर जिंटियानो से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम जहां पर वापस नहीं आते तो ये सब कुछ होता भी नहीं, सब कुछ काफी ज्यादा अलग होने वाला था क्योंकि मैं फैमिली का यंग मास्टर था और ये सब कुछ मुझे मिलने वाला था जो मेरा हक था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो सब कुछ मुझसे छिन गया। और साथ ही वो पीछे हटता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो शिमू के ऊपर लगातार तलवार से अटैक किए जा रहा होता है लेकिन उसका कोई भी अटैक हिट नहीं हो पा रहा होता और हमारा शिमू जो होता है उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। वो स्टोन ब्रेकिंग पार्ट को यूज करते हुए उसे एक पंच मारता है जिससे उसकी तलवार जो होती है वो टूट जाती है और उसकी तलवार के टूटने के बाद हमारा शिमू उसी की टूटी हुई तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और उसकी गर्दन पर रखकर उसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ खत्म होता है, अगर तुम दोबारा जहाँ पर मेरे पर अटैक करने के लिए आओगे तो फिर मैं अगली बार तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। मेरे फादर ने जहाँ पर मेरे लिए जो कुछ भी छोड़ा था वो सब कुछ मैंने यूज कर लिया और तुम्हारे फादर ने मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लोगों को भेजा था और उस वक्त मैंने तुम्हें माफ कर दिया और उसके बाद तुमने अरीना मेरे पर दोबारा पॉइजन से अटैक करने की कोशिश की, मैंने फिर भी तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर मेरा सब्र जो है वो जवाब देता जा रहा है और अगर अब दोबारा तुम मेरे पर अटैक करने के लिए आओगे तो अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और इस बात से वो काफी ज्यादा घबराहट हो जाता है लेकिन जिंटियान जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है, फिर से चिल्लाकर उसे कहता है ये सारी तुम्हारी गलती है, सारी की सारी तुम्हारी गलती है, अगर तुम पैदा ही नहीं हुए होते, अगर तुम यहाँ पर पैदा हुए तब भी यहाँ पर नहीं आए होते, तब भी यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता। मैं इस फैमिली का यंग मास्टर था जिन पे सारी की सारी मुझे मिलने वाली थी और सारे के सारे लेवरेजेस मुझे मिलने वाले थे, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर सभी लोग कचरा समझ रहे हैं, तुम्हारी वजह से मैं अपनी बॉडी के अंदर की सेंसेशन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। तो हमारा शिमू जो होता है उसकी बातें सुन रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही डिसअपीयर में चला गया और यहाँ पर शिमू से कुछ ज्यादा नफरत करता है। तुम्हारा शिमू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने कमजोर होने का बहाना ढूंढ रहे हो, तुम एक बहुत ही कमजोर और कचरा किस्म के इंसान हो जहाँ पर उसका बहाना ढूंढ रहे हो कि तुम किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा सको। तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। लगता है कि तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं वो अपने आप को मरवा लेते हैं इसी चक्कर में कि उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जो है वो दूसरों के ऊपर थोप सकते हैं, वो दूसरों के ऊपर इसकी गलती डाल सकते हैं। असल में तुम एक मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मार्शल आर्टिस्ट जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो जब वो यहाँ पर उसकी और ज्यादा इंसल्ट करता है तो उसी के साथ ही जिंटियान जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास से दूसरा फैमिली हेirloom निकालता है जो कि फिर से एक बॉम्ब ही होता है और उसके साथ हमारे शिमू के ऊपर क्लोज रेंज से अटैक कर देता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा शिमू बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और मिस यू से कहता है कि नीचे झुक जाओ और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही जाकर उसके करीब पहुंचकर उसको जाकर माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट के साथ पंच मारता है तो उसके हाथ से वो बॉम्ब जो होता है वो छूट जाता है। तो बॉम्ब के छूटने के साथ ही दिखाते हैं कि जिंटियान जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, वो ऊपर की तरफ से नीचे गिर रहा होता है जबकि दूसरी तरफ बॉम्ब को दिखाता है कि बॉम्ब जैसे वहां पर ऊपर फटता है तो इसी के साथ ही ग्राउंड के ऊपर हिट होने के बाद वहां पर तलवार का टूटा हुआ एक टुकड़ा जो होता है ऊपर की तरफ उठता है और सीधा जाकर जिंटियान के गले के अंदर जाकर दंस जाता है। तो इसी के साथ ही जिंटियान जो होता है वहीं पर मर जाता है। मिस यू और उसके साथ साथ शिमू दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर इसको मारना नहीं चाहते थे और जैसे वहां पर वो मर जाता है इसी के साथ ही दिखाता है कि उनकी फैमिली के बाहर एक बंदा खड़ा होता है, वो चिल्लाकर कहता है कि इसने यंग मास्टर जिंटियान को मार दिया, यहाँ पर एक कातिल है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जिन फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर जिंटियान की डेड बॉडी को उनके जो मेन हाल होता है उसके बाहर रखा गया होता है जहाँ पर बड़ा जो उसका डैड होता है लावर वो वहां पर आने वाला है। तो वो सभी लोग वहां पर आकर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि लाऊ कहां पर है, लाऊ अभी तक यहाँ पर वापस क्यों नहीं आया, लाऊ इसके डैड का नाम होता है। तो वो सभी लोग वहां पर उसी का इंतजार कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि अब वो यहाँ पर अपने बेटे की डेड बॉडी को देखने के बाद किस तरह से रिएक्ट करेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला इंसान है। जबकि यहीं पर से मेन फैमिली के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर सभी एल्डर्स और सभी ब्रदर्स जो होते हैं आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या किया जाए। उनमें से कुछ कहते हैं कि शिमू जो है वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो एक बाहर वाला है, उसे यहाँ पर लाने बहुत बड़ी गलती थी और अब यहाँ पर उसने हमारी फैमिली के यंग मास्टर का मर्डर कर दिया है। जबकि उनमें से कुछ एल्डर्स कहते हैं कि ये गलत है, असल में ये तुम्हारा बेटा जिंटियान जो है ये वहां पर गया था, ये खुद मरने के लिए वहां पर क्या करने के लिए गया था, ये बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि ये की सेंसिंग पिल के बाद भी यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर की सेंसिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाया था और उसने जाकर जेलसी में उसके ऊपर अटैक किया जिसके बाद जब मारा गया। तो यहाँ पर लगता है कि ये कचरा है तो इसी वजह से इसके ऊपर सारा इल्जाम डाला जाए, ना कि उस लड़के शिमू के ऊपर इल्जाम डाला जाए, वो तो वैसे भी यहाँ पर से जाने वाला है। तो वो यहाँ पर लावू को चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की गलती है क्योंकि तुमने अपने बेटे की परवरिश अच्छी नहीं की। तो लावू उनकी बातें सुनने के बाद बाहर आता है मेन हॉल में जहाँ पर उसके बेटे की डेड बॉडी पड़ी होती है। तो सभी लोग बिल्कुल खामोश होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लावू बहुत ज्यादा गुस्से में होने वाला है। तो वहां पर आने के बाद अपने बेटे के चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटाता है और उसके चेहरे
की तरफ देखता है। सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसकी तरफ देख रहे होते हैं, क्या ये यहाँ पर अपने बेटे से प्यार करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रोने वाला है। लेकिन इसी के साथ ही लावू जो होता है वो अपने मरे हुए बेटे के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारता है। इस बात से वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम सभी लोग खामोश रहो, ये मेरे और मेरे बेटे के दरमियान की बात है। इस कमीने ने यहाँ पर पहले मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल में डाला और मरने के बाद भी यहाँ पर मुझे मुश्किल में डाल रहा है। तो उसका बड़ा भाई से कहता है कि लावू ऐसा मत करो। तो उसे कहते हैं कि बिग ब्रदर प्लीज तुम शांत रहो, तुम्हें यहाँ पर बीच में नहीं बोलना चाहिए। एंड के ऊपर यहाँ पर एल्डर्स ने यही कहा कि जो मेरे और मेरे बेटे की परवरिश की गलती है, क्योंकि मैंने उसको ठीक तरह से तरबियत नहीं दी थी, इसी वजह से मेरे बेटे ने ये सब कुछ किया। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे सबको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। उन्होंने उस लड़के शिमू को बाइज्जत बरी कर दिया और उसे मारने से भी इनकार कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर जो करूंगा वो मैं करूंगा, मैं यहाँ पर अपना बदला लेकर रहूंगा। कोई यहाँ पर मेरे बिजनेस में टांग नहीं अड़ाएगा, वरना वो भी यहाँ पर मरेगा। और इसी के साथ ही ईगल और डूम्सडे वुल्फ वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वो दोनों वहां पर स्पेशल असैसिन्स होते हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो वहां पर आने के बाद से कहते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पर ब्लड हाउंड और ब्लड ईगल दोनों को यहाँ पर बुला लिया है, हम लोग आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, बताएं क्या करना है। तो लावू उन लोगों से कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने उस लड़के को बख्श दिया था, लास्ट टाइम मैंने उस लड़के को जान से मारने की इतनी ज्यादा कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब जबकि मेरा बेटा मर चुका है तो मैं उसको मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तुम दोनों जल्दी से यहाँ पर से निकलो, उस लड़के का सर काट कर मेरे पास लेकर आओ। साथ ही वो गुस्से के साथ कहते हैं कि शिमू तुम्हें यहाँ पर मेरे बेटे की मौत का बदला अब यहाँ पर अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 26 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्री-ला की एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा शिमू जो होता है वो मिस यू को अपने साथ लेकर वहां पर से भाग रहा होता है, क्योंकि जिंटियान के मर्डर का इल्जाम उसके ऊपर होता है और वो लोग वहां पर से भागकर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में यू से कहते हैं कि हम लोग यहाँ से भागकर क्यों जा रहे हैं, अब जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो अगर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो सारे का सारा इल्जाम तो हमारे ऊपर ही आने वाला है, फिर वो यहाँ पर जरूर हमें कल्प्रिट समझ लेंगे। तो शिमू से कहता है कि अगर हम लोग वहां पर रुकते हैं और जाकर उनके सामने सारी बात बता भी देते हैं, तब यहाँ पर जिन फैमिली के लोगों को जंग मास्टर जिंटियान की मौत के बदले में किसी न किसी का सर चाहिए होगा, वो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले, वो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं यहाँ पर रहकर आंटी जैन के लिए उनकी मुश्किलें और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि आंटी जैन यहाँ पर मुझे पूरी तरह से शील्ड करने की कोशिश करेंगी। से कहते तो फिर ऐसी बात है तो फिर हम लोग कहाँ पर जाएंगे, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई प्लान है, और अगर नहीं है तो फिर मुझे यहीं पर छोड़ जाओ, क्योंकि वो लोग तुम्हारे पीछे है मेरे पीछे नहीं है, मैं तुम्हारे पर हमें बर्डन बन जाऊंगी। तुम्हारा शिमू से कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाता हूँ तो वो फैमिली के लोग बड़ी आसानी के साथ जिन फैमिली से तुम्हें वापस मांग लेंगे और उसके बाद तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करेंगे, और हो सकता है कि जिन फैमिली के लोग भी तुम्हें टॉर्चर करे, इसी वजह से मैं तुम्हें वहां पर नहीं छोड़ सकता। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगे। और इसी के साथ ही यंग मिस यू जो होती है वो उसके साथ चिपक जाती है और उसकी सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा परवाह करता है। तो हमारा शिमू से कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस गाउन काउंटी से बाहर निकलने वाले हैं, हम लोग फेंग सिटी से दूर जाएंगे, जहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर वेस्ट की तरफ फेंगजान माउंटेन्स हैं। युनसिया माउंटेन रेंज में अगर हम लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो हम लोग इस सिटी से बाहर निकल जाएंगे, और एक बार इस सिटी से बाहर निकल गए तो वहां के लोग हमें प्रोटेक्शन देंगे, हमें बस जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना होगा। हम लोग वैसे भी उन लोगों से काफी ज्यादा आगे हैं, क्योंकि वो लोग जब तक हमारे पीछे आएंगे, वो लोग जिंटियान का श्राद्ध करने के बाद हमारे पीछे आने वाले हैं, और वो लोग अभी काफी ज्यादा दूर हैं, हम लोग वहां पर बड़ी आसानी से पहुंचने वाले हैं। तो शिमू इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि वो उनसे पहले वहां से भागा है, तो वो जल्दी से जल्दी युनसिया माउंटेन में पहुंच जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी के पीछे वहां पर कुछ घोड़ेसवार पहुंच चुके होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं वो फैमिली से होते हैं। तो हमारा शिमू कहता है कि ये कैसे हुआ, ये लोग हमारे पीछे कैसे पहुंच जाए। तो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये लोग इतने फास्ट कैसे हो सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है अपने घोड़े को और भी ज्यादा स्पीड देता है और बड़ी तेजी के साथ भागना स्टार्ट करता है, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर अटैक होता है, जिसकी वजह से वो अपने घोड़े को छोड़कर वहीं पर साइड के ऊपर जंप कर जाता है और मिस यू को लेकर जल्दी से साइड के ऊपर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, पीछे की तरफ मुड़कर देख रहा होता है। तो वो घुड़सवार जो होते हैं वहां पर पाते हैं और आकर वहीं पर ढूंढना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता होता कि शिमू कहां पर है। इसी के साथ उनमें से एक जो होता है अपने पास एक डब्बी खोलता है और उसके अंदर से एक मधुमक्खी निकलती है, और वो मधुमक्खी जो होती है ब्लड के स्टैंड को स्मेल कर रही होती है, और उसी के साथ ही वो उनको लोकेशन के बारे में बताती है कि वो इस तरफ है। और हमारा शिमू कहता है कि लगता है कि इन लोगों को यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से हमारे लोकेशन के बारे में पता चला है। नेक्स्ट सीन जो होता है पास का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर जो होता है जो कि शिमू के घर के बाहर नजर रखने के लिए उन्हें छोड़ा हुआ था, वो जल्दी से भागता वापस आता और आकर लोगों को बताता है कि जिंटियान मारा गया, शिमू ने उसको मार दिया है। तो ये खबर सुनने के बाद वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि जिंटियान मर गया, वो एक बेकार इंसान था, वो वहां पर हमारे मिशन
को पूरा नहीं कर सका, मैंने उसे नीडल्स वाली एक बंदूक दी थी जिसके साथ वो जाकर कंपटीशन के दौरान शिमू के ऊपर अटैक कर सकता था, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन अब जबकि वो मर चुका है तो इसका इल्जाम शिमू के ऊपर आने वाला है। जी हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और थर्ड अंकल वहीं पर बैठे होते हैं तो वो थर्ड अंकल से कहता है कि अंकल मुझे लगता है कि इस बार हम लोग उस लड़के के पास से वो सीक्रेट्स भी छीन लेंगे और साथ ही उस लड़की को भी आपके लिए वापस ले आएंगे जो कि आपकी बहू है, और इस बार वो जब यहाँ पर से भागेगा हम लोग उसका पीछा करेंगे। अंकल अपनी तलवार उसके गले की तरफ करते हैं और उसे कहता है कि बच्चे मैं इस बार तुम्हारे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला, पहले भी तुमने यहाँ पर प्लान बनाया था उस जिनटियान को इस सब में शामिल करने का और वो फेल हो गया, और यहाँ पर मैं दोबारा तुम्हारे पर भरोसा करूं वो लोग यहाँ पर से अगर भाग कर चले गए तो इस बार तुम्हारा सर कटेगा, मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे भतीजे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो कहता है कि अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बार देखना ऐसा इस बार जरूर होगा, इस बार जरूर हम लोग उसको पकड़ लेंगे। मेरे सोल्जर्स ने सीक्रेटली उसके ऊपर एक सेंट छोड़ दिया क्योंकि उसने जिनटियान को मारा था, तो उसके ब्लड की स्मेल को सूंघने वाला हमारे पास एक स्पेशल कीड़ा है जो कि उसकी स्मेल को सूंघकर हमें उसके लोकेशन के बारे में बता सकता है। और साथ ही आपको पता है कि हमारे पास स्पेशल ब्लड लाइन वाले घोड़े हैं जो कि बड़ी तेज दौड़ते हैं, और उन घोड़ों के साथ हम लोग उनका पीछा करेंगे और जाकर उनको पकड़ लेंगे। और इसी के साथ ही उसके जो थर्ड अंकल होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसे कहते हैं कि चलो फिर देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस बार कर पाते हो या नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सोल्जर्स को लेकर वहां पर जाओ, जाकर उस लड़के को मार डालो और उसके बाद उसके पास से जो मैनुअल्स है वो मेरे पास लेकर आओ, जिन जियो फैमिली की वो डब्बी जो है वो सीक्रेट डब्बी मेरे पास लेकर आओ। तो जिन फैमिली की कोई परवाह नहीं है, और इसी के साथ ही वो उसकी तरफ सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाते हैं। वो स्ट्राइक जो होती है उसके पीछे जो गार्ड होता है जो उनके लिए न्यूज लेकर आया था उसके ऊपर पड़ती है और वो बुरी तरह जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि मुझे बचाओ, लेकिन वहीं पर मर जाता है। तो उनका भतीजा वो हुआ भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर साथ ही वो कहता है कि थर्ड अंकल आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस बार उसे जरूर ढूंढकर पकड़ लाऊंगा। इसी के साथ ही वो वहां पर से निकलता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से प्रेजेंट का दिखाते हैं जहां पर वो अपनी मधुमक्खी यानी उस कीड़े को यूज कर रही होती हैं जो कि हमारे शिमू की ब्लड की सेंस को महसूस कर रहा था। उसके ऊपर जिंटियान के ब्लड के ड्रॉप्स होते हैं जिसकी वजह से वो उसकी ब्लड को स्मेल कर रही होती हैं। तो वो लोग इस वक्त वहां पर पहुंचे होते हैं और उन्हें ढूंढ रहे होते हैं, जबकि हमारा शिमू यंग मिस ल्यूज होते हैं साइड के ऊपर एक पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। वो कहता है कि तो वो फैमिली के लोग हैं, तो ज्यू कहती है लेकिन ये लोग हमारे पीछे कैसे आए हैं, यहाँ पर अभी तो इतनी तेजी के साथ खबर भी नहीं फैली होगी, तो फिर इन सभी को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर से निकलने वाले हैं। इस साथ ही वो कीड़ा जो होता है उड़ता हुआ उनके पास वहां तक पहुंच जाता है। तुम्हारा शिमू जो होता है मिस ज्यू का हाथ पकड़ता है, बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ भागना स्टार्ट करता है। वो उसका हाथ पकड़कर वहां पर से भाग रहा होता है, फिर साथ उसे उठाकर वहां पर से पेड़ों के ऊपर से जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मुझे रुको, मैं यहाँ पर तुम्हें इस पेड़ के ऊपर बैठाता हूँ और उसके बाद जाकर उन सभी से डील करके आता हूँ। और वो वहां पर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और ढाल के ऊपर उसे बिठा देता है और कहता है कि यहीं पर रहना, मेरा इंतजार करना। और फिर साथ ही ऊपर से नीचे जंप लगा देता है नीचे जाकर ताकि उनसे फाइट कर सके। जबकि मिस यूज होती है पर बैठी हुई सोच रही होती है कि प्लीज ब्रदर शिमू वहां पर से जिंदा वापस आना। तुम्हारा शिमू भागते हुए जाकर फिर से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, अपनी बोएरो को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है मुझे लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर किसी न किसी स्पेशल डिवाइस यहाँ पे किसी न किसी ट्रैकिंग तरीके को यूज किया है ताकि यहाँ पर हमें ट्रैक कर सकें। जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मार्शल डिसाइपल लेवल के ऊपर हैं। यहाँ पर वैंग फैमिली का वो यंग मास्टर है, उसके अलावा बाकी के सभी मार्शल डिसाइपल लेवल के ऊपर है। इनमें से कोई भी यहाँ पर किंग लेवल का वॉरियर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर इनको बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, चाहे ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन एक एक करके मैं इन सभी को हरा दूंगा। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक के ऊपर अटैक करना होगा। अगर मैं इनमें से एक के ऊपर अटैक करता हूँ तो फिर यहाँ पर सभी में खलबली मच जाएगी और उसके बाद सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, जिसके बाद मुझे एक एक करके इन सभी को मारना आसान हो जाएगा। फिर साथ ही शिमू वहां पर अपनी सेंसरी कनेक्शन को यूज करते हुए उन सभी को गिनना स्टार्ट करता है। तो उसे पता चलता है कि वहां पर टोटल 12 लोग होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर टोटल 12 लोग हैं, चलो फिर सबसे पहले एक वाले को मारते हैं। और इसी के साथ ही शिमू अपने एरो को लोड करता है, सामने की तरफ एरो चलाने लगा है। जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर हुआ उन लोगों से कह रहा था कि बेवकूफो, तुम लोग अभी तक उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहे, तुम लोग यहाँ पर अपना काम भी ठीक से कर रहे हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अपना काम ठीक से कर रहे हो। जबकि जिसके हाथ में वो कीड़ा होता है वो उसे कहता है कि ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, जंगल इतना बड़ा है और हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसकी स्मेल का पीछा कर रहे हैं और ये कीड़ा आसपास की डायरेक्शन में उसकी स्मेल को महसूस कर रहा है। हम लोग यहाँ पर उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर उसको आसपास ढूंढना स्टार्ट करें तो फिर हम लोग कुछ हो सकता है उसे ढूंढ लें। और इसी के साथ ही तीर जो होता है उड़ता हुआ सीधा आकर उस कीड़े के साथ टकराता है, कीड़ा भी मर जाता है और साथ ही वो एरो जो सीधा आकर उस लड़के के सर में धंसता है और उसी के साथ ही वो घोड़े से नीचे गिरकर मर जाता है। और बाकी के सभी लोग जो होते हैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि हमारे पास अटैक हुआ है, शिमू यहीं पर आसपास ही है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि वो यहीं पर आसपास है, जल्दी से सभी लोग अपने गार्ड्स को अप करो, वो यहाँ पर किसी के ऊपर भी कहीं से भी अटैक कर सकता है। जबकि वो अभी वहां पर सोच रहा होता है कि वो कहां पर छुपा हुआ है। हम लोग यहाँ पर इस वक्त ओपनिंग में है जहां पर वो किसी भी एंगल से हमारे पर अटैक कर सकता है, जो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ साइड के ऊपर से 4 एरोज उड़ते हुए आते हैं और सीधे आकर 4 लोगों को लगते हैं और वो चारों घोड़ों के ऊपर से गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो वो हुआ कहता है कि तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो काफी दूर से हमारे पर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे लिए यहाँ पर बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे यहाँ पर किसी न किसी प्लान के बारे में सोचना होगा, वह नहीं तो वो मेरे पर भी अटैक करके मुझे भी मार डालेगा। उसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है उसके पर भी एक एरो से अटैक करता है, वो एरो सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ा होता है। लेकिन इसी के साथ यंग मास्टर वो जो होता है साइड के ऊपर एक बंदा जो घोड़े के ऊपर बैठा होता है उसे खींचकर अपने
अपने सामने कर देता है और उसे अपनी शील्ड बनाकर उसे मार डालता है, जबकि खुद वहां पर बच जाता है। वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और बाकी सभी लोग उसे कहता है वो सामने वाली डायरेक्शन में जहां पर से तीर आया, सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ो, जाकर उसके पास अटैक करो। तुम ज्यादा लोग और वो अकेला है, तुम में से कितनों को मार पाएगा, तुम लोग जाकर उसे पकड़ लाओगे। तो हम लोग अपनी एपिसोड 27 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग जहां पर शिमू को पकड़ पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, शैंग्री-ला की एपिसोड 28 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब यंग मास्टर वू को वहां पर तीर लगने लगता है तो यंग मास्टर वू अपने साथ वाले एक बंदे को अपने सामने खड़ा कर देता है ताकि वो तीर उसे लगे और वो अपनी जान बचा ले। और इस तरह वो अपनी जान बचा लेता है और बाकी के जितने लोग होते हैं उन सभी से कहता है कि तुम सभी लोग खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, ये सारे तीर उस डायरेक्शन से आए, तुम सभी लोगों को एक साथ मिलकर उस तरफ जाना होगा, जाकर उसके ऊपर अटैक करना होगा। अगर तुम सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे सामने टिक पाएगा, वो तुम में से एक दो को ही मार पाएगा और तुम लोग उसको पकड़ लोगे। लेकिन इसी के साथ ही वो सभी लोग उसे वहां पर घूर कर देख रहे होते हैं। यंग मास्टर वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, मैं यहाँ पर तुम्हें क्या ऑर्डर्स दे रहा हूँ, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं अपने वेपन्स को वहीं पर फेंक देते हैं और कहते हैं कहीं हमारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि हम यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, तुम यहाँ पर हमें अपनी ह्यूमन शील्ड बनाना चाहते हो। हमने यहाँ पर अपनी आंखों से देखा कि तुमने हमारे साथी को अपने सामने करके उसे मरवा दिया और खुद अपनी जान बचा ली और हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए मरने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए। जबकि वो उन लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बहुत सारे पैसे दिए हैं, हमारी फैमिली ने तुम्हें जो पैसे दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के दिए थे और तुम लोग यहाँ पर हमारी फैमिली के कुत्ते हो, तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते। लेकिन वो सभी लोग उसे कहते हैं कि नहीं, हम लोगों का बस बहुत हो गया, हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मरने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हम लोग यहाँ पर एक यंग मास्टर को ट्रैक करने के लिए आए थे, वो तुम्हें कर दिया और यहीं पर आसपास ही कहीं पर छुपा हुआ है। अब अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो फिर खुद अपनी जान बचाओ, हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले। और इसी के साथ ही वो सभी जो होते हैं वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे वो सभी असैसिन पीछे की तरफ मुड़ते हैं, इसी के साथ ही वहां पर थर्ड अंकल बैठे होते हैं। थर्ड अंकल अपना वेपन लेकर वहां पर बैठे होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों को अगर वो फैमिली ने कोई मिशन दिया और तुम लोग उस मिशन को पूरा किए बिना यहाँ पर से जिंदा वापस चले जाओगे। और इसी के साथ वो सभी के ऊपर अटैक करते हैं। वहां पर जितने भी असैसिन उनके अपने साथी होते हैं जो वहां पर से जाना चाहते थे वो उन सभी को मार डालते हैं। उन सभी को मारने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारा शिमू कहां पर छुपा हुआ है। वो सीधा जाकर शिमू के ऊपर अटैक कर देते हैं और शिमू अपनी तलवार के साथ उनके अटैक को ब्लॉक करता है। थर्ड अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो उनसे कहते हैं कमीने कहीं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा लड़के, अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले। और इसी के साथ ही वो एक हाथ के साथ तलवार ब्लॉक कर रहे होते हैं, दूसरे हाथ में तलवार को पकड़कर उसके साथ उसके ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं। जैसे वो हमारे सामने की स्ट्राइक लगाते हैं तुम्हारा शिमू उसको ब्लॉक करने के चक्कर में पीछे जाकर एक पेड़ के साथ टकराता है और वहां पर पेड़ के साथ टकराने के बाद दिखाते हैं वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। जबकि वो हुआ जो होता है वो चिल्लाकर उनसे कहता है कि थर्ड अंकल प्लीज उसको मार डालें, मेरा बदला लें। और शिमू उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर एक शांटियान वॉरियर हो, यानी कि तुम किंग लेवल के वॉरियर हो। आज से पहले मैंने कभी एक किंग लेवल के वॉरियर से फाइट नहीं की, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो देखते हैं कि यहाँ पर किंग लेवल का वॉरियर मेरे सामने टिक पाता है या नहीं, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को टेस्ट करके तो देखूं। साथ ही हमारा शिमू जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए तलवार के साथ उसके पास स्ट्राइक लगाता है। जब वो वहां पर 7 स्लैशेस एक ही ब्रेथ में लगाता है तो दूसरी तरफ से मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर यहाँ पर अपनी गेल आर्ट को यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने यहाँ पर गलत बंदे से पंगा ले लिया क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ गेल आर्ट को यूज करने में। इसी के साथ वो तलवार के साथ वहां पर स्ट्राइक्स लगाते हैं तो वो एक ही ब्रेथ में वहां पर 9 स्ट्राइक्स लगा देते हैं जो कि हमारे शिमू की 7 स्ट्राइक्स को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेती हैं। तो शिमू भी इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि वहां पर जो स्ट्राइक्स लगती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि वहां पर उसके आसपास के जितने पेड़ होते हैं वो सारे के सारे कट जाते हैं और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर भी काफी सारे कट्स लगते हैं। तो इसी के साथ ही शिमू वहां पर उस अटैक को अपने आप को बचाता है, फिर साथ ही अपने पास अपनी बो एरो निकालकर उसकी तरफ 3 एरोज को शूट करता है। वो बाहुबली की तरह एक साथ 3 एरोज को शूट करता है। वो तीनों एरोज होते हैं उड़ते हुए मास्टर वो की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड अंकल जो होते हैं बड़ी आसानी के साथ वहां पर स्ट्राइक लगाकर उसके सभी एरोज को वहीं पर ब्लॉक कर लेते हैं। साथ ही वहां पर वो अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। जब वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए एक स्पेशल मूव जिसका नाम ट्रिपल माउंटेन स्लैश होता है उसको यूज करते हैं और सामने की तरफ एक ट्रिपल स्लैश लगाते हैं। तो वो स्लैश बड़ी तेजी के साथ शिमू की तरफ आगे बढ़ती है। शिमू ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने आप को बचाता है, नीचे का पूरा ग्राउंड जो होता है वो टूट चुका होता है। इसके साथ ही हमारा शिमू भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो की का एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है, जैसे कि यहाँ पर वन पीस में हाकी यूज की जाती है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये स्पेशल की पावर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि ये वही था जो तुम सोच रहे हो, ये ज़ेंगी थी। लेकिन ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि लड़के तुमने यहाँ पर मेरी ज़ेंगी के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया। लगता है कि तुम्हारे पास ब्लड लाइन की पावर नहीं है लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर इसको ब्लॉक कर सकते हो अपनी बेकार मंकी की ब्लड लाइन की पावर की वजह से, क्योंकि जो बेकार मंकी की ब्लड लाइन की पावर होती है वो एक यूजर को बहुत ज्यादा स्टेमिना और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, लेकिन इतना काफी नहीं है, तुम यहाँ पर इसके साथ मुझे हरा नहीं पाओगे। और इसी के साथ वो फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो शिमू के ऊपर अटैक करते हैं तो शिमू उनके अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन इसी के साथ ही मास्टर को दिखाता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जंप करते हुए सोरिंग ईगल अक्रॉस द 9 स्काइज को यूज करते हुए एक स्पेशल
टेक्निक के साथ उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाते हैं। तो शिमू कहता है कि इसकी तलवार की एनर्जी जो है पहले से बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। इसी के साथ जब उसके ऊपर एक और स्ट्राइक लगाते हैं तो हमारे शिमू के हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है। उसकी तलवार के गिरने के बाद मास्टर से कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारे हाथ में तुम्हारा वेपन भी नहीं है लड़की, अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हारी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा कोई गिन भी नहीं पाएगा। जबकि हमारा शिमू वेपन के छूट जाने के बाद अब यहाँ पर अपनी माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट को यूज करते हुए उसे पंचेस मारना स्टार्ट करता है। पहले वो पंच के साथ ब्लॉक करता है तो उसके पंच निकल उसके हाथ के अंदर से बहुत सारी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर माउंटेन ब्लेजिंग फिस्ट के साथ मुझे रोक पाओगे, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस वाले मूव को कैसे रोक सकते हो। और इसी के साथ ही वो उसके करीब पहुंच जाता है। जबकि दूसरी तरफ से हमारा शिमू भी वहां पर अपनी माउंटेन ब्रेकिंग फिस्ट के फाइनल फॉर्म को यूज करने लगा। और दूसरी तरफ से मास्टर वू की तलवार होती है तो इसकी फिस्ट जो होती है वो तलवार के साथ टकराती है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि वो तलवार जो होती है हमारे शिमू के हाथ के अंदर धंस जाती है। मास्टर वू आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम तो बहुत ही बुरे फंसे, मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ लिया, अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। लेकिन इसी के साथ हमारा शिमू आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ लिया। और साथ ही उसके दूसरे हाथ में एक बहुत ही बारीक सा थ्रेड होता है, ये थ्रेड उसकी तलवार के साथ लगा होता है। उसकी तलवार की जो उसका हैंडल होता है उसके अंदर से ये थ्रेड निकलता है। उसने स्पेशल वेपन इसी तरह से बनवाया था। जो स्पेशल वेपन की जो टेक्निक लिखी हुई थी, ये तलवार आपको याद होगी कि जब उसने मास्टर जोंग के दिए हुए बॉक्स को ओपन किया था उसके अंदर एक तलवार की तस्वीर बनी हुई थी। उसने सेम टू सेम वैसी तलवार बनवाई थी। इसके साथ ही वो बारीक थ्रेड जो होता है वो आसपास पूरी तरह से फैला हुआ होता है और उस थ्रेड के साथ वो जैसे अपनी तरफ खींचता है तो मास्टर वू की पूरी बॉडी जो होती है उस थ्रेड के साथ लिपट जाती है और उसका गला भी उसके साथ ही वहां पर लिपटा होता है और इसी के साथ ही उसका गला काट देता है। और थर्ड अंकल यानी मास्टर वू वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, उनका सर अलग होता है और बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। तो मास्टर शिमू कहता है कि ये मेरा एक सीक्रेट वेपन है जो कि मैंने सीक्रेट मैनुअल के अंदर से निकाला था, वो सीक्रेट मैनुअल जो तुम्हें चाहिए था, जिसके लिए तुम यहाँ पर मिस यू जोंग के पीछे लगे हुए थे, जिसकी वजह से तुम जोंग फैमिली के पीछे लगे थे। इसी के साथ ही मास्टर शिमू जो होता है वहां पर से जू की तरफ आगे भागना स्टार्ट करता है क्योंकि उसे पता होता है कि जू के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और वह बड़ी तेजी के साथ जैसे वहां पर पहुंचता है तो वहां पर जाकर देखता है कि मास्टर वू जो होता है मानी वू ने अपनी तलवार जो होती है वो मिस यू के गले के ऊपर रखी होती है और उसे कहता है कि अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो फिर मैं इस लड़की का गला काट दूंगा। जबकि मिस यू से कहती है कि यहाँ पर से चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर आगे आने की जरूरत नहीं है, मुझे छोड़कर चले जाओ। लेकिन हमारा लियू फेंग जो तुम्हारा शिमू जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो हुआ उसे कहता है कि मुझे पता है कि शिमू तुम यहाँ पर मेरे करीब नहीं आने वाले, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर हेजिटेट नहीं करने वाला। तुम्हारा शिमू से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा घटिया हो, अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है तो मुझसे फाइट करो। तो वो उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने यहाँ पर मेरे अंकल को भी मार दिया और तुम यहाँ पर मुझे भी आसानी से मार सकते हो, मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, मैं इस लड़की के साथ यहाँ पर से दूर जाऊंगा और उसके बाद लड़की को छोड़ दूंगा। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि वहां पर से पीछे से एक बड़ा सा भेड़िया निकल आता है, वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर जंग मास्टर वू हुआ के ऊपर अटैक कर देता है। तो शिमू बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जंग मिस लियू को पकड़ता है और वहां पर से पकड़कर उसे साइड के ऊपर जंप कर जाता है। जबकि वो बड़ा सा भेड़िया जो होता है वहीं पर वू हुआ को खाना शुरू कर देता है, वो उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है और इसके साथ ही वो चिल्लाते चिल्लाते वहीं पर मर जाता है। तो उसके मर जाने के बाद इसी के साथ ही वो शिमू की तरफ देखता है तो भेड़िया जो होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तो शिमू कहता है कि अब यहाँ पर अचानक से एक भेड़िया कहां से आ गया और ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस भेड़िया के साथ मैं फाइट कर सकता हूं, लेकिन इसी के साथ उसे पीछे बहुत सारे भेड़िए दिखाई देते हैं, वहां पर एक नहीं बल्कि ज्यादा भेड़िए होते हैं। तो शिमू बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और सामने उसे वुहुआ का घोड़ा दिखाई देता है तो वो कहता है कि यहाँ पर इसका घोड़ा काफी ज्यादा फास्ट है, चलो इसी के घोड़े के ऊपर बैठते हैं। और वो जंप करते हुए उसके घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और वहां पर से भागना शुरू कर देता है। लेकिन उस वुल्फ की स्पीड भी काफी ज्यादा होती है और उसके पीछे वो सारे के सारे वुल्फ लग जाते हैं और सभी उसका पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 28 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू जो है इस माउंटेन रेंज से बाहर निकलकर इस काउंटी को छोड़कर जा पाएगा, क्या वो यहाँ पर फिफ्थ अंकल से बच पाएगा या नहीं। तो नेक्स्ट एपिसोड में ये सब कुछ देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है वो जैसे ही वहां पर से घोड़ा लेकर भागना स्टार्ट करता है तो वुल्फ जो होते हैं उसका पीछा करते हैं। वहां पर टोटल 7 वुल्फ होते हैं और सारे उसका पीछे कर रहे होते हैं और एक जो होता है उसके सामने वाली साइड के ऊपर पहुंच जाता है, वो उसके सामने आकर ब्रेक लगाता है। तो हमारा शिमू जो होता है अपने घोड़े को वहां पर ही अप करता है, जिससे उसका घोड़ा ऊपर की तरफ जंप करता है और उस वुल्फ के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन जैसे वो ऊपर से जा रहा था इसी के साथ ही वो अपनी वो एरो के साथ को एक तीर मारता है और उस एक वुल्फ को मार देता है, लेकिन अभी भी उसका
पीछा करने वाले 6 और वुल्स होते हैं। तो बाकी के 6 वुल्स अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो अपने घोड़े को बड़ी तेजी के साथ आगे दौड़ा रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं जहाँ पर अपनी गेल ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए एक ही बार में सभी के सभी को मार सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे जहाँ पर अपने घोड़े के ऊपर से नीचे उतरना होगा, जहाँ पर रुककर अटैक करना होगा। और इसी के साथ ही वहां पर उन्हें एक विसल की आवाज आती है। तो उन सभी हाउंड्स को वहां पर एक लड़की कंट्रोल कर रही होती है जिसने अपने मुंह के ऊपर एक मास्क लगाया होता है। तो जैसे वहां पर उन सभी को ऑर्डर करती है, इसी के साथ ही वो सभी वुल्स जो होते हैं वहां पर से साइडों के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि वो सभी लोग जो सभी वुल्स जो होते हैं वहां पर सेपरेट हो जाते हैं। तो शिमू कहता है कि मैं तो यहाँ पर ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए सभी को एक साथ मारना चाहता था, लेकिन ये सभी के सभी लोग अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर सभी के ऊपर अटैक कैसे करूंगा? क्या ये सभी वुल्स जो है ये इतने समझदार है कि इन्हें पता है कि इनके ऊपर अटैक होने वाला है? और इसी के साथ एक वुल्फ जो होता है वो साइड के ऊपर से जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। तो शिमू गेल आर्ट को यूज करते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और उस वुल्फ को मार डालता है। उस वुल्फ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर साथ ही दूसरा वुल्फ उसके पीछे से निकलता है और उसके ऊपर भी अटैक करता है, उसको भी मार देता है। और साथ ही तीसरे वाला वुल्फ जो होता है सामने वाली साइड से आता है, वो उसके ऊपर अटैक करके उसको भी मार देता है। फिर से अपना घोड़ा लेकर बड़ी तेजी से वहां पर से निकलता है। तो वो कहता है कि मैंने जहां पर 3 और को मार दिया, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ 3 ही बचे हैं और 3 जो है वो काफी जख्मी भी है क्योंकि मैंने उनके ऊपर अटैक किया था। मुझे लगता है कि वो जहां पर इस फॉरेस्ट के अंदर हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। तो हमारा शिमू जो होता है अपने घोड़े को बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ दौड़ाता है। तो उसका घोड़ा भागते हुए फॉरेस्ट के एज के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर वो जंगल से बाहर निकलने वाले होते हैं। जैसे वो जंगल से बाहर निकल रहे होते हैं, इसी के साथ ही आसमान के ऊपर उन्हें ईगल्स दिखाई देते हैं। तो मिस यू से कहती है कि आसमान के ऊपर देखो वहां पर कितने सारे ईगल्स हैं, मुझे लगता है कि ये हमारे पर नजर रख रहे हैं, ये हमारा पीछा कर रहे हैं। और इसी के साथ ही वो सभी ईगल जो होते हैं वो एक एक करते हैं वहां पर नीचे डाइव करना स्टार्ट करते हैं और सारे आकर शिमू के ऊपर अटैक करते हैं। तुम्हारा शिमू वहीं पर से फिर से अपनी ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए उनके ऊपर बहुत सारे स्ट्राइक्स लगाता है ताकि वो एक एक करके सभी वुल्फ्स को मार सके। लेकिन इसी के साथ एक वुल्फ जो होता है सीधा आकर उसके घोड़े के अंदर धंस जाता है, उसकी चोंच आकर घोड़े को लगती है तो घोड़ा गिर जाता है और घोड़े के ऊपर से हमारा यंग मास्टर और उसके साथ साथ मिस यू दोनों गिर जाते हैं और वो दोनों जंप करते हुए साइड के ऊपर हटते हैं। जैसे वो नीचे उतरते हैं इसी के साथ ही वुल्फ भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तीनों वुल्फ वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। नीचे वुल्फ होते हैं, ऊपर ईगल्स होते हैं और इसी के साथ उनके मास्टर्स भी वहां पर नीचे लैंडिंग करते हैं। तो ईगल के साथ वहां पर उसका मास्टर लटका हुआ होता है जबकि एक हाउंड के ऊपर उसकी मास्टर बैठी होती है और वो लोग वहां पर आने के बाद कहते हैं कि आप देखते हैं कि जहां पर ये लोग जहां पर से कहां पर जाने वाले हैं। इस लड़के को क्या लगा था कि इतनी आसानी से हमारे हाथ से निकल पाएगा? तो वो उसे बताते हैं कि मेरे जेड ईगल जो है ये इस वक्त तुम्हारे पर नजर रखे हुए, शुरुआत से इन्हें तुम्हारे पर नजर रखी हुई थी, यानी कि तुम्हारे पास भागने के कोई चांसेस नहीं थे और तुम जहां पर से निकल तो बिल्कुल भी नहीं पाओगे। ब्लड हाउंड जहां पर ग्राउंड के ऊपर है, तुम्हारे पास भागने का कोई चांस नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा शिमून से पूछता है कि तुम लोग कौन हो? तो वो आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम जहां पर जिन फैमिली के यंग मास्टर को मारोगे और उसके बाद तुम बड़ी आसानी से यहां से भागकर जा सकते हो? तुम जहां पर से कहीं पर भी नहीं जा सकते। मास्टर शिमू अब तुम्हें जहां पर मरना होगा। तो हमारा शिमून से कहता है इसका मतलब यह है कि तुम्हें फिफ्थ अंकल ने जहां पर मुझे मारने के लिए भेजा है। मैंने जहां पर ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतनी जल्दी मेरे तक पहुंच जाओगे क्योंकि मैं तो जल्दी से वहां पर से भागकर आ गया था। तुमने यंग मास्टर जिंटियान को मारा था और यंग मास्टर जिंटियान का ब्लड इस वक्त तुम्हारी बॉडी के ऊपर है, तुम्हारे कपड़ों के ऊपर लगा हुआ है और मेरे हाउंड जो है उसकी स्मेल को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। और दूसरा उसे कहता है कि मेरे ईगल जो है वो आसमान के ऊपर से तुम्हें टारगेट कर सकते हैं। ये 100 किलोमीटर के रेंज में कहीं पर से भी अपने टारगेट को देख सकते हैं। अगर तुम जहां पर 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर हो तो ये आसमान के ऊपर से कहीं पर भी तुम्हें देख सकते हैं। फिर तुम्हारे लिए जहां पर से भाग पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल था और इसी वजह से हमने तुम्हें जहां पर पकड़ लिया। ये तो बहुत ज्यादा आसान था। तुम्हारा शिमू जो होता है उन वुंड्स की तरफ देखता है और साथ ही कहता है कि अब मैं जहां पर क्या करूं। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम्हें जहां पर मेरी लाइफ चाहिए, यानी कि तुम मेरे पीछे आए हो तो मिस यू को यहां पर से जाने दो। जबकि मिस यू से कहते हैं कि ये क्या तुम जहां पर से मुझे छोड़ना चाहते हो? ब्रदर ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जबकि ईगल उसे कहता है कि लड़के फिफ्थ लॉर्ड ने जहां पर हमें तुम्हें मारने के ऑर्डर दिए हैं और इस लड़की के साथ तो पहले हम लोग जहां पर मजे करेंगे और उसके बाद इस लड़की को जहां पर से जाने दें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग जहां पर इस लड़की को मारने वाले हैं। जबकि हाउंड उसे कहती है कि तुमने जहां पर मेरे बहुत सारे हाउंड्स को मारा है, तुमने जहां पर इतने सारे हाउंड्स को मारा है, तो उनके बदले में हम लोग जहां पर तुम्हारी इस लवर को मारने वाले हैं। तुम्हारी इस लवर को मारकर ही हमारा बदला पूरा होने वाला है। और इसी के साथ ही वो अपने हाउंड से कहते हैं कि जाओ जाकर अटैक करो। इसी के साथ एक वुल्फ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है तो हमारा शिमू जो होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने दांतों के साथ उसकी स्वॉर्ड को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा शिमू गेल आर्ट को यूज करते हुए उसकी बॉडी को वहां पर सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है और इस तरह एक और वुल्फ को मार देता है। लेकिन इसी के साथ एक और वुल्फ साइड के ऊपर जंप करते हुए निकलता है और उसके बाजू के ऊपर बाइट कर लेता है। जब वो उसके बाजू के ऊपर बाइट करता है, इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है वहां पर आर्ट ऑफ टेम्परिंग को यूज करता है, जिसकी वजह से जबरदस्त एनर्जी उसकी बॉडी से निकलती है और उसके आसपास जो वुल्स होते हैं वो सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और यहीं पर साइड के ऊपर दिखाते हैं कि ईगल अपने पास से बांसुरी निकालता है और बांसुरी को बजाना स्टार्ट करता है। जैसे वहां पर उसको बजाना स्टार्ट करता है, उसके जो ईगल्स होते हैं वो सारे के सारे उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और बड़ी तेजी के साथ वो सामने की तरफ अटैक करना स्टार्ट करते हैं। वो बिल्कुल माइंडलेस बीस्ट की तरह उसके ऊपर सामने डाइव कर रहे होते हैं, सीधे आकर उसके साथ आकर टकराते हैं। तो शिमू अपनी तलवार को घुमाते जाता है, ब्लेड आर्ट को यूज
करते हुए सभी के ऊपर अटैक करता है ताकि सभी को काटे जाए और सभी को मारता जाता है। तो शिमू के आसपास वहां पर जितने बीस्ट होते हैं वो सभी के सभी बीस्ट को वहां पर काट रहा होता है, क्योंकि ईगल जो होते हैं वो इतने खतरनाक नहीं होते। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी थ्रेड टेक्निक को भी यूज कर रहा होता है। अपनी तलवार के साथ उसने जो धागा लगाया होता है उस धागे की टेक्निक को यूज करते हैं वहां पर उनके ऊपर अटैक किया जा रहा होता है। और साथ ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो ग्राउंड के ऊपर पंच मारता है तो नीचे का ग्राउंड टूटता है और हूंड जो होते हैं वो सारे के सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और ईगल और इसके साथ साथ वुल्फ वो दोनों पीछे की तरफ हटते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। तो हमारा शिमू जो होता है वो अपनी तलवार लेकर मिस यू को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है, जबकि मिस यू सोच रही होती है इस हालत में, जबकि यहाँ पर इसे पता है कि ये मरने वाला है, लेकिन इसके बावजूद ये मेरी केयर करना नहीं छोड़ रहा। हालांकि इसे पता है कि यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक बर्डन हूँ। इस फाइनल अटैक के बाद ईगल जो होता है वो अपनी साथी से कहता है कि मुझे वो लड़का चाहिए। वो लड़का जो है जितना ज्यादा यहाँ पर अटैक करता है मुझे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे वो लड़का चाहिए, जबकि तुम उस लड़की को संभालो। तो हूंड से कहती है हाँ क्यों नहीं, वो लड़की को मैं ही संभालूंगी, मुझे नहीं इस बात से फर्क पड़ता कि तुम उस लड़के के साथ क्या करने वाले हो, क्योंकि वो लड़का जो है उसे फिफ्थ लॉर्ड के सामने जिंदा पेश करना है। लेकिन उस लड़की की बॉडी के मैं इतने टुकड़े करूंगी कि मेरे जितने भी हूंड्स हैं वो सारे के सारे उसका ब्लड पिएंगे और उसका मांस खाएंगे, तभी जाकर मुझे यहाँ पर शांति मिलने वाली है। और दूसरी तरफ मैं ज़्यू जो होती है वो से कहती है कि ब्रदर शिमू, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस फाइट को जीत पाओगे, जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ बनी हुई हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा बोझ हूँ और तुम्हारे बोझ के साथ तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी होता है तो फिर मैं यहाँ पर जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जान को ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। इसी के साथ ही मिस ज़्यू से कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, शायद तुम इस बारे में भूल रहे हो। और इसी के साथ ही वो से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो मिस ज़्यू से कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, हम लोग इस प्लान के ऊपर मिलकर काम करेंगे। शिमू से कहता है नहीं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, मैं तुम्हें यहाँ पर इस प्लान में शामिल नहीं करूंगी। इसी के साथ ही उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताती हूँ, तुम्हारे पास कितने एरोज बचे हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास टोटल 4 एरोज बचे हैं। तो वो उसे कहती है तो फिर ठीक है, वहां पर सामने देखो। और इसी के साथ ही उसके कान में उसे कुछ बात बताती है, वो उसके कान में वहां पर उसे सारी की सारी डिटेल्स बताती है कि तुम्हें ये करना होगा। शिमू कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि ऐसा है। तो वो कहती है हाँ मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ईगल जो होता है उसकी बातें सुन पा रहा था, दूर खड़ा होता है और कहता है कि वो लोग वहां पर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो हूंड से कहते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता, पर मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से अपने आखिरी लफ्ज कह रहे होंगे, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी के साथ ही मिस ज़्यू जो होती है वहां पर से साइड के ऊपर भागना शुरू कर देती है। जैसे वो साइड के ऊपर भागना शुरू करती है तो हूंड कहती है वो वहां पर से साइड के ऊपर भाग कर जा रही है, मुझे जाकर उस कमीनी लड़की को पकड़ना होगा। और वो अपने बचे हुए हाउंड्स के साथ बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है, तो चाहता है कि जाकर वो मिस ज़्यू को पकड़ सके। लेकिन जैसे वो हमारे शिमू के पास से गुजरकर आगे चली जाती है तो इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है अपनी बो एरो को सामने की तरफ करता है, ईगल की तरफ निशाना लगाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर कौन सी प्लानिंग की और क्या इनकी प्लानिंग यहाँ पर कामयाब होगी भी या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि मिस ज़्यू जो होती है वो साइड के ऊपर भागना स्टार्ट करती है, वो दोनों वहां पर एक प्लान बना लेते हैं और इसी के साथ ही जो हाउंड वाली लड़की होती है वो उसका पीछा करती है। लेकिन हमारा शिमू जो होता है वो अपने एरो को दूसरी तरफ करता है जहां पर ईगल खड़ा होता है। तो वो अपने एरो को लोड करने के बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जैसे ही वो अपने एरो को उसकी तरफ शूट करता है इसी के साथ वो लड़की चलाकर उसे कहती है ये एक ट्रैप है, लेकिन इससे पहले वो एरो सीधा जाकर उसके साथ हिट होता है जहां पर उसने अपने हाथ के अंदर बांसुरी पकड़ रखी होती है। तो उसके हाथ से वो बांसुरी गिर जाती है। उस बांसुरी के गिरने के साथ ही सभी के सभी ईगल्स जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है और वो सारे के सारे अब यहाँ पर नॉर्मल ईगल्स बन जाते हैं। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि दूसरी तरफ जो हाउंड्स होते हैं वो मिस ज़्यू के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं और वहां पर टोटल 3 हाउंड्स होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है अपनी फिर से बाहुबली की तरह 3 एरोज को लोड करता है, सामने की तरफ शूट करता है। 3 एरोज जो होते हैं वो तीनों जाकर तीनों हाउंड्स को लगते हैं और इसी के साथ ही हाउंड वाली लड़की जो होती है ऊपर से नीचे गिर जाती है। लेकिन गिरने के बाद वो अपने पास से ब्लेड निकालती है, मिस ज़्यू के ऊपर जंप लगाती है और उसे नीचे वहां पर गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। और हमारा जो शिमू होता है दूर से चिल्लाकर उसे कहता है कि मिस ज़्योंग प्लीज बचो, तो तुम्हारे पास अटैक करने लगी है। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़की अपने पास से ब्लेड निकालकर जैसे उसे मारने लगती है, उसका ब्लेड मिस ज़्यू की बॉडी के अंदर दंस नहीं पाता क्योंकि उसकी बॉडी के साथ टकराकर वो ब्लेड पीछे की तरफ गिर जाता है। और इसी के साथ ही मिस ज़्यू जो होती है उसके चेहरे के ऊपर उसने जो मास्क लगाया होता है उस मास्क को खींच देती है और उसको खींचकर उतार देती है और उसे उतारकर साइड के ऊपर फेंक देती है। जैसे वो उस मास्क को उतारकर साइड के ऊपर फेंक देती है इस बात से वो लड़की काफी हैरान होती है और जल्दी से भागते हुए अपने
मास्क की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे वो जाकर अपना मास्क उठाने लगती है तो हमारा शिमू जो होता है अपनी तलवार जाकर उसके गले के ऊपर रख लेता है और उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, और साथ ही मिस यू आकर उस मास्क को उठा लेती है। तो वो उसे कहता है कि मिस योंग, जैसा कि तुमने जहां पर मुझे बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुमने मुझे बताया था कि जहां पर ये लोग किसी तरीके से इन हाउंड्स और इन ईगल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और तुम्हारा शक जहां पर बिल्कुल ठीक निकला। दोनों को जहां पर पहले पता चल चुका था कि जहां पर एक ईगल जो है वो अपनी बैंसुरी की मदद से ईगल्स को कंट्रोल कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ से ये लड़की जो है इसने मास्क लगाया उसके अंदर जहां पर एक विसल है जिसको ब्लो करने के बाद जहां पर इन सभी हाउंड्स को कंट्रोल कर रहा है। कल उनसे कहता है कि तुम लोगों को जहां पर सबके बारे में कैसे पता चला, तुम लोगों ने नोटिस कब किया? तो वो उसे बताते हैं कि जब हमारी फाइट यहाँ पर स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब तुम्हारे ईगल ने हमारे पर अटैक करना स्टार्ट किया उस वक्त हमें एक नॉइस सुनाई दी थी और तुमने वहां पर हमारे सामने बैंसुरी बजाई, जिसकी वजह से हमें ये बात कंफर्म होगी कि तुम ईगल्स को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मुश्किल पार्ट ये था कि इस लड़की के बारे में ये हाउंड्स को कैसे कंट्रोल कर रही है। तो फिर हमने यहाँ पर यही अनुमान लगाया कि इसके मास्क के अंदर कोई ना कोई विसल छुपी हुई होगी जिसकी मदद से यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। शिमो लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों के पास यहाँ पर इन दोनों आर्टिफैक्ट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम दोनों यहाँ पर ऑर्डिनरी मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल्स हो जिनको हराना मेरे लिए बड़ी आसानी की बात है। मैं तुम दोनों को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। अपनी विसल और अपने मास्क के बिना तुम दोनों यहाँ पर हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं उसे कहते हैं ये बात तो वाकई में सच है कि ऐसी बात है, क्योंकि हम लोग भी मार्शल डिसाइपल लेवल के ऊपर ही हैं। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से हाउंड जो होती है वो चिल्लाकर उसे कहती है कि इस कमीनी लड़की ने मेरे अटैक को कैसे डॉज किया। मैंने अपने वेपन के साथ उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक किया था, लेकिन यहीं पर उसके सवाल जो होता है वो पूरा भी नहीं होता कि उन्हें पीछे से बहुत ही जबरदस्त और महसूस होता है, क्योंकि वहां पर फिफ्थ अंकल पहुंच आते हैं। तो फिफ्थ अंकल वहां पर पहुंचने के बाद कहते हैं कि तुम लोगों ने जहां पर जो कुछ भी करना था वो कर लिया, अब यहाँ पर फाइनल जजमेंट मैं देने वाला हूँ। मैं इस कमीने लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने साथियों से कहता है कि ईगल और हाउंड तुम दोनों जल्दी से पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया, अब इससे ज्यादा तुम लोग और कुछ नहीं कर पाओगे। जबकि हमारा शिमू मिस यू से कहता है कि मिस यू तुम पीछे रहो, और इसी के साथ ही वो जंप करते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो एक तरफ से फिफ्थ एल्डर होता है और दूसरी तरफ से हमारा शिमू होता है, दोनों अब यहाँ पर फाइट करने लगे हैं। तो हमारा शिमू जो होता है वहां पर तलवार लेकर खड़ा होता है, जबकि उसके अंकल उसे कहते हैं टियान यार मेरा इकलौता बेटा था, वो मेरा इकलौता बेटा था, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा था। मुझे पता था कि वो मार्शल आर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बचपन से उसे मार्शल आर्ट्स का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन मैंने उसे मार्शल आर्टिस्ट बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने उसे मार्शल आर्ट्स के रास्ते के ऊपर पुश किया, मैं हमेशा उसके ऊपर जोर डालता था, हमेशा उससे कड़वा बोलता था ताकि वो मार्शल आर्टिस्ट बन सके। और उसने यहाँ पर दिलचस्पी दिखाई और मार्शल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। और उसके बाद जब वहां पर वक्त आया, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तुम्हारी वजह से वो अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से छीन गई। वो एक महान मार्शल आर्टिस्ट बनने से सिर्फ और सिर्फ एक ही कदम दूर था और यहाँ पर की सेंसिंग लेवल तक पहुंचने वाला था, लेकिन उसने पिल खाने के बाद भी यहाँ पर की सेंसिंग को डेवलप नहीं कर पाया और उसके बाद यहाँ पर मारा गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा बेटा जो यहाँ पर ऊपर पहुंचना चाहता था, तुमने उसे डायरेक्टली ऊपर पहुंचा दिया और अब यहाँ पर मैं उसका बदला लेने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो अपने बेटे को याद कर रहे होता है कि उनके बेटे की डेड बॉडी उनके सामने पड़ी थी। तो वो शिमू से कहता है कि शिमू तुमने यहाँ पर मेरी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया, मेरा बेटा मेरी सालों की मेहनत था और ये क्राइम जो है ये बिल्कुल भी माफ करने के लायक नहीं है, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जबकि हमारा शिमू से कहता है बेटे ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ उसने अपनी वजह से किया, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा जेलस था और मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं किसी हद तक जिम्मेदार तुम खुद भी हो, क्योंकि तुमने अपने बेटे को इस हद तक पुश किया था कि वो यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया, जबकि उसे पता था कि वो मुझे हरा नहीं सकता, फिर भी वो मुझे मारने के लिए आया। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन तुम इसके इल्जाम मेरे पर कैसे डाल सकते हो? और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पर इसका इल्जाम मेरे पर ही डालने वाले और मुझे माफ बिल्कुल भी नहीं करोगे, तो फिर मुझे यहाँ पर अपने आप को साबित करने के लिए तुमसे फाइट करनी होगी और अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं फाइट करके मरूंगा। दूसरी तरफ से फिफ्थ एल्डर जो होता है गुस्से के साथ उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और अपनी पाम के साथ डायरेक्टली जाकर उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। और एक ही पाम के साथ हमारा शिमू जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है और साथ ही उनके हाथ में जो स्टिक होती है वो उसके साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे हमारा शिमू उड़ता हुआ काफी दूर जाकर पीछे गिरता है और गिरने के बाद सामने की तरफ देख रहा होता है कि फिफ्थ एल्डर जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं। शिमू कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि ये इस वक्त अपने एम्परर लेवल के मिड स्टेज के ऊपर है, मुझे भी यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा लेवल अप करना होगा। और इसी के साथ ही शिमू उठकर खड़ा होता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए वहां पर गेल ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए एक सांस में वहां पर 9 स्लैशेस लगाता है। जैसे वहां पर वो 9 स्लैशेस लगाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो वहां पर ईगल और हाउंड भी खड़े होते हैं। वो लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का इसने यहाँ पर गेल ब्लेड आर्ट की फाइनल फॉर्म को यूज कर लिया और 9 स्लैशेस एक ही अटैक में यूज कर ली। लेकिन सामने खड़े जो फिफ्थ एल्डर होते हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और सारी की सारी गेल ब्लेड आर्ट की जो स्लैशेस होती हैं वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसके करीब पहुंचने के बाद वो शिमू के ऊपर जाकर अटैक करते हैं। तो शिमू भी अपनी तलवार के साथ उनकी तलवार को वहां पर ब्लॉक करता है, दोनों एक दूसरे को वहां पर काफी टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन साथ ही हमारा शिमू उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिरता है और उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। जब वो अपनी तलवार को लेने के लिए आगे की तरफ लपकता है वो जंप लगाता है, लेकिन इसी के साथ ही वो बीच में आ जाता है और उसके पांव के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, उसके हाथ के ऊपर अपना पांव रखते हैं और साथ उनके हाथ में जो वेपन होता है अपने वेपन के साथ
उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम्हारा फादर शीटिंग पहले से मर चुका है तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारा अंकल होने के नाते तुम्हें सबक सिखाना होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें सिखाता हूँ कि जिंदगी जो है वो किस तरह से चलाई जाती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपराइट कैसे होती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर ऑनेस्टी क्या होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर अगर तुम कुछ बुरा करते हो तो तुम्हें उसका जो कर्ज है वो चुकाना पड़ता है, अगर तुम यहाँ पर किसी का खून बहाते हो तो तुम्हें खून के बदले खून देना पड़ता है। और साथ ही वो उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक किए जा रहे होते हैं जिसकी वजह से शिमू की पूरी बॉडी ब्लीड कर रही होती है। लेकिन साथ ही वो माउंटेन ब्रेकिंग पंच को यूज करते हुए अपने अंकल को वहां पर पंच मारता है। तो अंकल जो होते हैं अपने वेपन को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करते हैं, लेकिन उनका वेपन जो होता है वहां पर टूट जाता है और वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाते हैं और शिमू फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और वहां पर उसकी पूरी बॉडी के ऊपर से ब्लड बह रहा होता है, लेकिन साथ ही उनके सामने खड़ा होता है। तो फिफ्थ एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो बेकार स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर है, उस ब्लड लाइन की पावर की वजह से तुम्हें यहाँ पर स्टेमिना और स्ट्रेंथ मिल रही है, लेकिन ये ब्लड लाइन की पावर जो है ये इतनी भी महान नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरी ब्लड लाइन की पावर के सामने टेक सको। और इसी के साथ ही वो अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करते हैं। तो जब वो अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करते हैं तो हमारा शिमू कहता है कि ये तो ज़ेन की है, यानी कि ये वही हाकी की बात हो रही है। तो वो अपने ऑरा को रिलीज करते हैं और दूसरी तरफ से मिस ड्यू चलाकर कहती है कि मुझे तो यहाँ पर से ब्लड की स्मेल आ रही है। और इसी के साथ ही फिफ्थ लॉर्ड जो होते हैं वहां पर अपनी उस टेक्निक को यूज कर देते हैं, यानी कि फिफ्थ एल्डर अपनी टेक्निक को रिलीज करते हैं। उनकी जो ऑरा होता है वहां पर रिलीज हो रहा था और अपनी पाम को सामने की तरफ करते हैं। वो यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक जिसे बियर पाम कहा जाता है उस टेक्निक को यूज करने वाले हैं और उसे कहते हैं अब जबकि तुम यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स दिखानी पड़ेंगी। कम से कम तुम मरने से पहले यहाँ पर मार्शल आर्ट्स देखकर तो मरोगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा शिमू यहाँ पर फिफ्थ एल्डर से कैसे बच पाएगा। एक के बाद यहाँ पर और ज्यादा खतरा आता जा रहा है, तो इसे यहाँ पर कौन बचाने के लिए आएगा, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।